कोरोना आया था, 2% मोर्टेलिटी रेट था उसका, सिर्फ 2% लोग मरे थे जो उसका शिकार हुआ था। दुनिया पागल हो गई थी। खाना काबा पे तवाफ बंद कर दिया गया, मंदिर गिरजा बंद कर दिए गए, मस्जिदें बंद कर दी गई। 2% ने इतनी तबाही मचाई है, दुनिया पागल हो गई है, मजहब को इररिलेवेंट करवा दिया इन्होंने। 20% में तो इंसान पागल हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो समझे कोविड वैक्सीन है क्या। ये उन लोगों के इम्यून सिस्टम से निकाली गई है जिन पे कोविड ने काम नहीं किया। जो चीजें ये लोग एआई के थ्रू कर पा रहे हैं, ये सुपर नेचुरल की कैटेगरी में आती हैं। मतलब यूं समझे, जानबूझ के आपको ऐसा खिलौना दिया गया है जो आपके अंदर जहर डाल रहा है। इंसान दुनिया की वाहिद स्पीशी है जो अपने ही नस्ल को ख़त्म करने के बहाने ढूंढती है। ये एक टेक्निक भी है, साइकोलॉजी में यूज होती है। इफ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। आप कोविड के अगर विक्टिम्स की लिस्ट उठा के देखो, मेजॉरिटी या तो बच्चे हैं या फिर रिटायर्ड लोग हैं। 30-40 हज़ार बच्चा मार दिया आपने फ़लस्तीन में। ये सर ये रिचुअल है, ये जंग नहीं है। अब तक की जो बेहतरीन ट्रिक शैतान ने प्ले की ना इंसान के अगेंस्ट, वो इंसान को बावर करवाया कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता। तलत भाई, वहीं से आगाज़ करते हैं जहाँ से हमने गुज़िश्ता एपिसोड का अख्तिताम किया था। लेकिन यहाँ बताते जाएँ कि अभी हमने आधा घंटे की वीडियो रिकॉर्ड की थी, बट क्योंकि इसका कोई और है नहीं तो तलत भाई खुद ही ऑपरेट कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो हम रिकॉर्डिंग का बटन दबाना जो है साउंड का, वो भूल गए थे। बहरहाल तो वहीं से आगाज़ करते हैं। हमने अपनी लास्ट एपिसोड का अख्तिताम किया था कोविड वैक्सीन पे, और आपने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का बताया था कि किस तरह लोग ज़ॉम्बी होते जा रहे हैं। हाँ जी। पिछली रिकॉर्डिंग में तो हम ज़रा ज़्यादा वास्ट चले गए। हाँ। पहले मैं इसको सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज। अब देखिए, सबसे पहले तो समझे कोविड वैक्सीन है क्या। ठीक है, वो वैक्सीन कहाँ से आ रही है। जितना मुझे डेटा मिला, ये जो वैक्सीन है ये उन लोगों के इम्यून सिस्टम से निकाली गई है जिन पे कोविड ने काम नहीं किया। ओके। ठीक है, ये यूँ समझ लें कि जिसका इम्यून सिस्टम के अंदर कोविड गया और उसके लंग्स को भी नहीं ख़राब कर पाया, और उसके बॉडी के रिपेयर और इम्यून सिस्टम ने उसको कम्प्लीटली जो है ना ज़ीरो कर दिया। उन्होंने वो सैंपल निकाले, उसको सिंथेसाइज करके दूसरे लोगों में डालना शुरू कर दिया। वो प्लाज्मा वाला जो गेम स्टार्ट हुआ था, उसको क्या है, वो प्लाज्मा रहता है। Okay. लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, मेजॉरिटी लोगों को अभी तक नहीं पता, क्योंकि इतना मास लेवल पे हिस्टेरिया और फियर फैला हुआ था कि मतलब टनों के हिसाब से ये वैक्सीन लोगों को लगाई गई है। पाकिस्तान में, अच्छा मैंने ये नहीं लगवाई। अच्छा। उस वक्त यहाँ पे एक स्टूडियो होता है क्लब 432 के नाम से। तो वहाँ पे मैं एज कहते हैं कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। उसी वक्त कोविड हिट हुआ, तो हम वहीं रह रहे थे, तो हमारी थोड़ी बहुत मजदूरों से इंटरेक्शन हुई, तो मुझे भी कोविड हुआ, हमारे साथ 2 लोग और थे, उनको भी हुआ। तो अच्छा, मेरे घर में ज़्यादातर बुजुर्ग लोग हैं, मतलब 70+ हैं। तो मैंने क्या किया, अच्छा उस वक्त इसकी वैक्सीन आई भी नहीं थी। मैं घर आया हूँ, मैंने सबको कहा कि मुझसे ज़रा दूर रहें, तो और मैंने अपना कमरा लॉक किया और मैं जाके लेट गया, सो गया। उसका इतना भारी मतलब एक बुखार टाइप की कैफियत होती है, और वो आपको गिराई जा रही होती है, गिराई जा रही होती है, गिराई जा रही होती है। मैं अब सर, मैंने चादर ओढ़ी और मैं लेट गया। मेरे घर वाले कह रहे हैं कि मैं 3 दिन तक सोता रहा हूँ। उनको ये नहीं पता था मुझे कोविड हुआ है, लेकिन मैं तीसरे दिन उठा हूँ, मैं बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल फ्रेश, हर चीज़ फोकस। अच्छा। मैंने करीम मंगाई, उसमें करीम चल रही थी, और मैं वापस स्टूडियो आ गया और हमने काम वापस शुरू कर दिया। उसके तकरीबन 3 से 4 हफ्ते बाद फिर दोबारा इस तरह की मेरे पे फीलिंग आई, तो फिर मैं ये स्टूडियो में ही सो गया। तो जो स्टूडियो में साथ में लोग थे, उन्होंने कहा मैं 1 दिन सोया हूँ, अराउंड 18 या 19 घंटे, एंड आई वाज फाइन। अब कोविड जब अपना वो 2022 का जो 2021 का जब एंड आया ना, तो अब क्योंकि मैं मीडिया के बैकग्राउंड को, तो मुझे कोई फ्रीलांस का प्रोजेक्ट उस वक्त मिल नहीं रहा था, तो मजबूरन मुझे आईबैक्स जाना पड़ा कि कम से कम घर के पैसे खर्चे पूरे होते रहे। उस वक्त मेरी बेगम एक्सपेक्ट भी कर रही थी, बेटा भी होने वाला था, तो मजबूरन फिर मुझे वैक्सीन लगानी पड़ी। और जब मैंने वो वैक्सीन लगवाई है सर, उसमें उस वक्त 2 वेरिएशंस आ रहे थे। एक वो 2 डोज करके लगा रहे थे कि 1 और 1 करके लगवाओ, और एक होता था आप एक ही दफ़ा में हैवी डोज लगवा लो। तो मैंने वो 1 शॉट में हैवी डोज लगवा ली। आई किड यू नॉट सर, एग्जैक्ट वही एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। वो 18 से 20 घंटे में जाके उसी तरह बेहोश हुआ जिस तरह से मुझे उस कोविड के अटैक ने किया था। मतलब मेरा एक्सपीरियंस मतलब 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। वैक्सीन लगा के घर आया, ये सर घुमा है, हावी हुई है बॉडी, इतनी हैवी हुई है, मैंने घर वालों का मैं लेटने जा रहा हूँ, मैं गया हूँ, और मैं तकरीबन 24 घंटे बाद उठ के वापस आया हूँ। और ये खाली मेरे साथ नहीं हुआ, ये मेरे घर में मेरे चाचा के साथ भी हुआ, मेरे भाई के साथ नहीं हुआ, और मेरे अब्बू के साथ नहीं हुआ। सर, जिस तरह हम बात करते हैं ना कि दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट की, सर 3 चीज़ें हैं जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट कहलाती हैं, जिसे आलमी इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। आलमी इस्टेब्लिशमेंट, उनमें से एक है आपके असला साज अदारे, असला बनाने वाले, एक है आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सेकंड ये, और तीसरी आपकी माइनिंग एंड ड्रिलिंग कंपनीज जो रेयर अर्थ मिनरल्स निकालते हैं, तेल निकालते हैं। मतलब ये 3 वो हैं जो इंसानों को, इंसान उनकी मार्केट है बेसिकली। इंसान बीमार रहेगा तो दवाई बिकेगी,
तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज विल मेक श्योर कि डिसीजेज आती रहें और मैनेजेबल कंट्रोल हो। नहीं सर, ये आगे जाके और मतलब गलीस और मतलब अनबेरेबल होता जाता है। लगाएं कि जंग अज़ीम डोम के बाद ये नया जो शिफ्ट आया था, नया वर्ल्ड ऑर्डर बना था, बेसिकली तब आया। यस। तो जंग अज़ीम डोम जो अमेरिका की कामयाबी की वजह थी ना, वो असला साज अदारे थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की, अभी भी गोला वही है बारूद, सर। बम सब कुछ बनाया। और उस वक्त जो उनके बाद प्रेसिडेंट बने आइजनहार जो थे सुपर सलार भी थे बेसिकली अमेरिकन फौज के उस दौर में, जंग अज़ीम के दौर में। तो आइजनहार ने अपनी फाइनल जो तकरीर की थी 1963 में, उसमें उसने अमेरिकन अवाम को कहा था कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, पर बहुत तेज़ी से अमेरिकन अवाम को इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उसने तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कांग्रेशनल पैक्ट का कोई नाम दिया था, पर कांग्रेस का नाम हटा के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बाद में उसको कर दिया गया कि भाई ये अमेरिकन अवाम को जंग से नहीं निकलने देंगे, ये बहुत ज़्यादा असर रसूख बढ़ाते जा रहे हैं अमेरिका की सियासत के ऊपर, और जितनी जंगें होंगी उतना असला बिकेगा। ठीक इसीलिए उस वक्त से लेकर आज तक अमेरिका जंगों से बाज नहीं आया है। किसी न किसी जंग का पार्ट रहता है, दुनिया में जंग रहती है, अमेरिका का असला बिकता है, वो निज़ाम चल रहा है। ठीक इसी तरह फार्मास्यूटिकल कंपनियां कभी नहीं चाहती कि कोई बीमारी ख़त्म हो जाए, मैनेजेबल कंट्रोल हो, ताकि इनकी दवाई बिकती रहे, नई बीमारियां मार्केट में आती रहनी चाहिए ताकि नई नई डिमांड बढ़ती रहे, इंसान हमारा मोहताज रहे। तीसरा, रेयर अर्थ मिनरल्स, इन्होंने अफ्रीका में जो अंत मचाई है, आप तस्वुर नहीं कर सकते। पूरे पूरे मुल्क काट दिए, पूरे पूरे गांव जो है तबाह कर दिए, जहर से भर दिए, ज़मीनें बंजर कर दी। तो ये तीनों जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है, इंसान उसकी मार्केट है, और मुझे लगता है कि जो दज्जाल होगा, जो बड़ा आएगा, उसका इन तीनों आलमी अदारों पे बड़ा असर रसूख होगा या उसके नीचे काम करेंगे। जस्ट इमेजिन, कोरोना आया था, 2% मोर्टालिटी रेट था उसका, सिर्फ 2% लोग मरे थे जो उसका शिकार हुए थे। 2% 1.5% कर ले अगर उसमें हम देखें जो शिकार हुए थे। दुनिया पागल हो गई थी, खाना काबा पे तवाफ बंद कर दिया गया, मंदिर गिरजा बंद कर दिए गए, मस्जिदें बंद कर दी गई, मज़हब को इर्रेलेवेंट कर दिया गया। सब उम्मीदों का महवर थे, साइंसदान वैक्सीन बनाएंगे तो हम ठीक होंगे, वरना तो हम तो बर्बाद हैं, पूरी दुनिया बंद है। और सिर्फ 2% मोर्टालिटी रेट है ये। जस्ट इमेजिन, ये 2% अगर 20% हो जाए, इसका कोई सेकंड वेरिएंट आ जाए कोविड का, किसी और बीमारी का, 2% ने इतनी तबाही मचाई है, दुनिया पागल हो गई है, मज़हब को इर्रेलेवेंट करवा दिया इन्होंने। 20% में तो इंसान पागल हो जाएगा। हर गली में उनको जब लाश पड़ी हुई नजर आएगी, वो कहेगा नहीं भाई, ना मस्जिद पे दुआ करने से फ़र्क पड़ रहा है, गिरजा वाले मौलवी साहब, मौलवी साहब का काम नहीं है वैक्सीन बनाना, बट लोग सवाल पूछते हैं मौलवी साहब से ना, आलमदीन जो है वो जवाब नहीं दे पा रहा है, मोहब्बत खाने के जो बुत हैं वो खामोश हैं, और जो पुजारी हैं वो खामोश हैं। दुनिया में हर तरह का मज़हब फेल हो गया है। फिर एक सेवियर अचानक आएगा, कहेगा मैं आपको इस बीमारी से निजात दिलाऊंगा, मेरे पास वैक्सीन है, मैंने हल निकाल लिया है। लोग कहेंगे तू ही खुदा है भाई, तूने हमें ज़िंदगी दे दी है। तो इतना आसान है इंसान को अपना मजबूर करके फिर उसको सलूशन भी खुद दे देना और उसका हीरो बन जाना। मुझे लगता है दज्जाल भी इसी तरह किसी बीमारी के बाद ज़ाहिर होगा, किसी तबाही के बाद ज़ाहिर होगा, या तो उसके पास कोई बेहतरीन असला होगा, या फिर उसके पास कोई ताकतवर मिनरल्स होंगे, और साथ साथ उसके पास इलाज होगा किसी ऐसी बीमारी का जिससे इंसान उसको बड़ा तंग आया हुआ होगा या हार मान चुका होगा उसके सामने। क्या कहते हैं आप इस पर? सर 3-4 टैब खुल गए दिमाग में। बहुत कुछ इसमें मैं बताना चाहूँगा जो कि रिसर्च में मिला है। पहले तो कॉमन सेंस की बात करते हैं, वही मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की जो आप बात कर रहे हैं, आप नोटिस करोगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो पावर पकड़ी है वो तभी पकड़ी है जब उसको मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना शुरू हो गए। बल्कि अभी तक कहते हैं कि मेजॉरिटी जो इनके मिसाइल साइलोज हैं वो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चल रहे हैं, और विंडोज 7 जो काफ़ी पुराना हो चुका है वो अभी भी ये लोग यूज़ कर रहे हैं। और उसकी मेन वजह यही है कि उसे अपग्रेड करने का कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन क्योंकि उनको मिलिट्री की तरफ से अच्छी खासी फंडिंग और पावर और ये सब कुछ मिल रही थी, तो उनको फिर मेन स्ट्रीम में भी अपने प्रोडक्ट की एक प्रोपगेशन, एक होता है ना वो उसको कि ये मेड इन अमेरिका ब्रांड है, ये बेस्ट है, ये वाला पुश उनको मिला। बिजनेसेस को एक तरह से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पुश किया कि आप माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स यूज़ करो। एप्पल के आपने अभी देखा अचानक से एक बूम आया है। क्यों आया है? क्योंकि अब एप्पल भी जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कॉम्प्लेक्स के साथ मिलके प्रोडक्ट्स बना रहा है। क्या दिलचस्प, मेनली वो एआई के ऊपर काम कर रहा है। आपने कर दी कि अभी आज ही अमेरिकन चाइनीज कंपनीज ने, खासतौर पे जो टिकटॉक है, अलीबाबा है, जो बड़ी जायंट्स हैं चाइना की, उनको एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप एनवीडिया की चिप नहीं यूज़ करेंगे।
एनवीडिया की चिप सर, एनवीडिया इस वक्त क्या बना रहा है वो, मतलब फिजिक्स और साइंस की बाउंड्री को क्रॉस करता जा रहा है, क्योंकि जो चीज़ें ये लोग एआई के थ्रू कर पा रहे हैं ये सुपर नेचुरल की कैटेगरी में आती हैं। ये लोग इस लेवल के ऊपर डेटा प्रोसेस कर रहे हैं जो ह्यूमन दिमाग के ऑलमोस्ट करीब आ गया है। लेकिन एनवीडिया वाले खुद बार बार ऑफिशियली यही स्टेटमेंट देते हैं कि जब तक इसका कोई ऑपरेटर नहीं होगा इसका कोई काम नहीं है। जबकि जो गॉड फादर, आई थिंक ये पिछली दफ़ा भी मैंने मेंशन किया था कि जो गॉड फादर ऑफ एआई है, जिन्होंने इस एल्गोरिथम को डिजिटाइज किया, कंप्यूटर में डाला, वो खुद कहते हैं कि जब हम ये एल्गोरिथम को ऑन करते हैं तो ये न्यूरल नेटवर्क बनाना शुरू कर देता है जो हमारी समझ के बाहर है। हमें ये तो पता है हम इसको डेटा क्या दे रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये हमें जवाब कैसे दे रहा है, उस डेटा को यूज कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहे हैं नहीं पता, अभी तक नहीं पता है हमें। हम बस क्या करते हैं, ऑन करके छोड़ देते हैं उसको, बस टाइम देते हैं कि वो डेटा को प्रोसेस करे। वी हैव नो आइडिया कि वो एआई है या पीछे किसी तरह का कोई वॉटेक्स मैजिक चल रहा है जिसकी वजह से आप किसी और डिमेंशन से एनर्जी खींच रहे हो। एनीथिंग इज पॉसिबल। अब ये वही बात है, ये वाली जो नॉलेज है इसको साइंस में जब आप कोड करके जाते हो तो सुनने में बड़ी हैवी ड्यूटी लगती है। लेकिन सर आप कॉमन सेंस लगाए, इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी है जो कि ये सीपीयू की चिप्स बना सकती है, वो सिलिकॉन के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाना होता है, और वो एक डच कंपनी है। और वो डच कंपनी भी ये सिलिकॉन चिप्स नहीं बना सकती जब तक उनको अमेरिका मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के थ्रू सर्टन जो है ना वो औजार या सर्टन पार्ट्स ना मिले, और वो अमेरिका के अलावा और कोई बना ही नहीं सकता। अभी हमारे सामने ये जो टेक्नोलॉजी का इतना रेवोल्यूशन आ रहा है ना सर, वो चिप को छोटा नहीं कर रहे हैं, वो चिप को एक तरह से वो कर रहे हैं, सोलर कर रहे हैं। सोलर आई गेस गलत वर्ड हो जाता है, ऑटोनमस कर रहे हैं कि चिप को बैटरी की जरूरत ना पड़े, और हम बेसिक लेवल पे ही, मतलब बस ये चिप कहीं पे पड़ी है ना तो उसके जरिए जो भी चीज़ उससे कनेक्टेड है हम उसको ट्रैक डाउन कर सकें। इसका बड़ा एक मशहूर एनर्जी कैसे जनरेट होगी, उसको एनर्जी तो चाहिए होगी कुछ। सर यहाँ पे टेस्ला भाई वापस आ जाते हैं ना, क्योंकि हम इस वक्त जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो, इसमें मैं कार्डाशेव स्केल बड़े शौक से बोलना पसंद करता हूँ। तो कार्डाशेव स्केल के हिसाब से सिविलाइजेशन का लेवल 1 वो होता है जिसमें एक स्पीशीज़ अपने प्लैनेट की एनर्जी को 100% परफेक्टली यूज भी कर रही है और रिसाइकिल भी कर रही है। हम तो सर 35% पे हैं, हम 35 या 40% पे, हमने तो अभी 1 भी हिट नहीं किया। हम इस वक्त जितनी भी एनर्जी यूज कर रहे हैं वो उसमें सब में टॉक्सिक वेस्ट क्रिएट हो रहा है। मतलब यूं समझे जानबूझ के आपको ऐसा खिलौना दिया गया है जो आपके अंदर जहर डाल रहा है। मेरे चाचा जो है वो एज अ फोटोग्राफर, एज अ फिल्म मेकर पाकिस्तान इंडस्ट्री में काम करते थे। मतलब वो अराउंड लेट 80s में ना उनका फिल्म मेकिंग से दिल भर गया और उन्होंने यहीं खड्डा मार्केट में अपनी फोटोग्राफी की शॉप खोल ली थी। उन्होंने 1993 में सर कंप्यूटर खरीदा था जिसके ऊपर वीडियो एडिटिंग हो सकती थी। वो बड़े शौकीन थे चीज़ों की, शादी वादी कुछ नहीं की थी, सारी इन्वेस्टमेंट 1993 में। उस वक्त एनवीडिया नहीं होता था, उस वक्त एक कंपनी होती थी जिसका नाम था पिनिकल। ओके ये बहुत कम लोग जानते हैं। कोई बहुत ही खपती नर्डी आदमी होगा ना कंप्यूटर का, उसको पता होगा। और मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे चाचा खपती थे। ठीक है, हमारा होता था फ्राइडे, यहाँ पे अगर आपको याद हो तो फ्राइडे की रात को इंडिया से फिल्में यहाँ पे रिलीज हुआ करती थी। तो मेरे चाचा रेमो सेंटर से वो सीडी लेके आते थे, उनकी फिर VHS बना के डिफेंस के अंदर जो है ना रेंट पे दिया करते थे, क्योंकि उस वक्त जो है ना सीडीज इतनी मेन स्ट्रीम यूज नहीं हो रही थी। एक LD आती थी, इतनी बड़ी सी डिस्क होती थी, और एक छोटी CD आती थी। सर हमें याद है कि हफ्ते का दिन हमारा मूवी नाइट होता था, हमारे जो ताया थे, इसी वजह से ना फिल्में रिलीज होती थी। नसीब करें उनको आमीन, वो मूवीज़ लेके आते थे हम हमारे लिए, बच्चों और कार्टून मूवीज़ हो गई, एक इंडियन मूवी लेके आते थे, और एक रेसलिंग, और एक गीत माला लेके आया करते थे। कैसेट होती गीत माला, गाने होते थे। हाँ, और साथ में क्योंकि मेरे बड़े भाई को डॉक्यूमेंट्रीज देखने का बड़ा शौक था जानवरों की, तो शिकार ही शिकार उस कैसेट का नाम होता था। जिस तरह भी तो बड़े खुश नसीब हैं लोग बच्चे कि नेशनल ज्योग्राफिक खोलें, डिस्कवरी खोलें तो हर चीज़ मिल जाएगी। हमें उस कैसेट का वेट करना पड़ता था, और शिकार ही शिकार की हार्डली 2 से 3 कैसेट आती थी पूरे साल में हमारे पास। वो चाचा खरीद के लिया था, वो रेंट पे ले गया था, वो खरीद लेते थे कि पढ़े लिखे देखते रहते हैं, वो देखते थे। उस ज़माने में अगर आपको याद हो पल्स ग्लोबल होता था, जो कैसेट वो अंग्रेजी फिल्मों को उर्दू में डब करके दिया करते थे। उनकी कैसेट भी जो अलग से महंगी आती थी, ओरिजिनल केस होता था वगैरह वगैरह। ये वो टाइम था सर कि कंटेंट जो है उसका टाइम फिक्स था कि इसी टाइम पे देखा जा सकता है और कोई टाइम नहीं है। तो बंदे के अंदर एक प्रेपरेशन की फीलिंग भी होती थी कि यार यू लुक अप टू गोइंग टू अ सिनेमा और गोइंग टू मतलब इवनिंग में घर वालों के साथ बैठना है, खाना रेडी करना है। वो चीज़ इस वक्त सोशल मीडिया से कम्प्लीटली निकल चुकी है। मतलब अब कंटेंट पे कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप टॉरेंट से जाके या किसी मतलब इलीगल साइट से भी देख सकते हो। सर हमने बहुत बात की पहली एपिसोड में भी, उससे पहले भी, प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा की।
हम उसी के घूम रहे हैं सर। सबका जिसका जो मैंने मेन मकसद समझा था ना MK अल्ट्रा का आज तक जो करना चाह रहे थे वो इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करना चाह रहे थे, मैनिपुलेट करना। उसके लिए चाहे एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाए या फिर ये स्क्रीन्स यूज़ की जाए। इसमें बहुत मशहूर किताब है जॉर्ज ऑरवेल की जो उसने 1946 में लिखी थी 1984 के नाम से। जी, वो 1984 है, 1946 में उसने सर लिखी ये थी। हमें फिल्म मेकिंग में पढ़ाई जाती है, इस पे जो फिल्म बनी थी हमें स्टडी करने के लिए दी गई थी। प्लीज़ गो ऑन। अच्छा, ये जो किताब है 1984 इसी बेस पे इंडिया का एक रियलिटी शो भी है बिग बॉस के नाम से। यूरोप में भी बिग ब्रदर के नाम से, यहाँ पे बिग बॉस के नाम से कि एक स्क्रीन है, एक बड़ी आवाज़ है, बिग बॉस कंट्रोल कर रहा है, सब पूरा घर का निज़ाम उसे चल रहा है। इस किताब में भी एक ऐसा फ्यूचर बताया गया था, एक तबाह हाल फ्यूचर दुनिया का, कि जहाँ एक रियासत है और उस रियासत को स्क्रीन के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। एक बिग बॉस या बिग ब्रदर की आवाज़ है, वो सबको कंट्रोल करती है। अब जब वो किताब मैंने पढ़ी थी, आज से कोई 5-6 साल पहले पढ़ी थी, मैं सोचा था यार कि वाकई उस वक्त इतना बूम था, बट इतना नहीं था। अब 2017-18 की बात कर लें आप। बट अब अगर आप देखें ना तो हमारा 2 साल के बच्चे से लेकर 2 साल तो खैर 1.5 साल के बच्चे से लेकर वो 65 साल से बाबे तक सबके हाथ में एक स्क्रीन है। और वो जिसके लिए एक स्क्रीन चाहिए थी कंट्रोल करने के लिए, हर बंदे को इंडिविजुअल स्क्रीन और प्राइवेसी दे दी गई है और वो स्क्रीन के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। स्क्रीन पे आने वाले लोगों को इन्फ्लुएंसर कहा जाता है क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं माइंड को। अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, दैट्स अनदर स्टोरी, बट वो कर रहे हैं। अब जो डाटा होगा, मुझे इतना पता ना, मुझे अगर वसाइल दिए जाएँ ठीक से, मुझे वसाइल दिए जाएँ, मेरी मर्ज़ी की टीम दी जाए और एक टारगेट एरिया दे दिया जाए, मैं उनकी सोच को मैनिपुलेट कर सकता हूँ अपने कंटेंट के ज़रिए, डाटा के ज़रिए। किस तरह बम्बार्डमेंट करनी है, एक इंसान है उसके इर्द गिर्द किस तरह इको चैम्बर क्रिएट करना है कि उसको हर सोशल से उसके एक ही तरह की खबर मिले, एक ही तरह की खबर, और वो उसको ना वो एक डिवाइन ट्रुथ लगने लग जाएगी। क्योंकि हर जगह तो यही बात हो रही है, हर जगह ये बात नहीं हो रही मेरी जान। तेरा इको चैम्बर क्रिएट कर दिया, तुझे लगता है कि दुनिया में सब यही बात कर रहे हैं, सब ये बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर बंदा अब स्क्रीन में गायब है। रियल लाइफ में कनेक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है, लोगों से मिलना जुलना ख़त्म हो चुका है। तो जो स्क्रीन उसको बता रही है उसको दुनिया की वही रियलिटी लगती है। ऐसी फेक खबरें शेयर कर रहा होगा, ये देखो जी ये ऐसा हो गया फिलहाल, अबे नहीं हुआ भाई ऐसा। अब मसला है कि जो उसको टारगेट कर रहे हैं वो उसको इंस्टा पे, टिकटॉक पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे एक ही तरह का कंटेंट दे रहे हैं। उसकी सोच मैनिपुलेट हो रही है, इलेक्शन मैनिपुलेट हो रहे हैं इस तरह से भाई। तो ये चल रहा है ये। सर आपने वो द प्रिंस पढ़ी होगी ना मैकियावेली की? जी। तो देख लें आपके सामने वो उसकी थ्योरी आज भी, मतलब मैं मैकियावेली से अग्री नहीं करता, मैं तो सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले प्रोसेस से ज़्यादा अग्री करता हूँ कि प्यार मोहब्बत से चलना चाहिए। लेकिन अगर आप साइकोलॉजी को भी उठाएं तो 80% से ज़्यादा जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उनके अंदर कहा जाता है कि सोल है ही नहीं। वो मोरालिटी जो है ना वो नहीं है कि मतलब राइट और रॉन्ग का फ़र्क नहीं है, वो लिटरली रिवॉर्ड और पनिशमेंट जानते हैं, बस इजी टारगेट। यार वो हमेशा से रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी चल रहा है, मतलब वो रैट रेस में ही है, उनके लिए वही रियलिटी है। उनको लगता है अगर हम इससे बाहर आएंगे तो हमारी कोई वर्थ नहीं रह जाएगी। और वो वर्थ आप तभी अपने अंदर क्रिएट कर सकते हो जब आप में कोई स्किल सेट होगा। मतलब ऑन अ वेरी बेसिक लेवल आप में सिर्फ 10 मिनट बैठ के सोचने की सलाहियत है ना, तो आप इस रैट रेस से बाहर आने की उम्मीद लगा सकते हो। True. अब ये रैट रेस किस हद तक जाती है, इसमें सबसे मशहूर जो मुझे मालूम है वो यूएन का ही है। इनका जो आप वेबसाइट पे जाओगे तो एजेंडा 2030 लिखा हुआ है, जिसमें वो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि हम यूनिफाइड गवर्नमेंट एक बनाना चाहते हैं जिसमें सब बराबर हों। ठीक है, मतलब आप और उन्होंने एक अमाउंट भी लिखा हुआ है कि हम चाह रहे हैं कि आइडियल इतनी पॉपुलेशन हो क्योंकि उस पॉपुलेशन को रेगुलेट और कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। थोड़ी मुश्किल इंग्लिश में लिखा हुआ है इसलिए हर कोई समझ नहीं पाता, लेकिन उनके दिमाग में यही है कोई 5.5 करोड़ के आसपास के लोग हैं, इतने हो जाएंगे तो अर्थ पे यूनिफाइड एक सिस्टम बन जाएगा और सबको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना और एलिजिडली फिर सिस्टम को बेहतर करना आसान हो जाएगा। इंसान दुनिया की वाहिद स्पीशी है जो अपने ही नस्ल को ख़त्म करने के बहाने ढूंढती है। बहुत सिंपल सा एक कानून है फितरत का कि आप आते हो, बड़े होते हो, रिप्रोडक्शन का एक अमल करते हो, दुनिया से चले जाते हो। ये फितरत का कानून है, एक हर जानदार पे ये लागू होता है। हाँ ना, माँ सिवाय इंसान के कि इंसान इस फितरती कानून को तोड़ना चाहता है। मुझे अभी भी याद आती है वो कुरान पाक की आयत है, उसमें एक जो चैलेंज करता है ना अल्लाह पाक को शैतान, वो ये करता है कि मैं इस इंसान को इसकी फितरत से भटकाऊँगा। और ये मैं LGTV कहता हूँ उनको ताकि वो ना लगे, LGTV देख लो, लेस्बियन देख लो, बाकी सब जो चीज़ें देख लो, इंसान को उसकी फितरत से हटा रहे हैं।
एक उसका जो एक दर्जा है इंसान का उससे नीचे लेके आ रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, केओस थ्योरी क्रिएट कर रहे हैं। मैं मर्द हूँ, एक औरत के जिस्म में आ गया हूँ, मैं एक औरत हूँ, मर्द के जिस्म में आ गई हूँ। सर ये लैक ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है, और कुछ नहीं है। वही बात है ना, आप लोग जेंडर को एनर्जी से डिफाइन कर रहे हो, जो गलत बात है। बल्कि आई थिंक पता नहीं किससे बात कर रहा था, आई थिंक काजी साहब से बात नहीं, किसी और से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि वो जंग यरमूक थी या कोई एक जंग थी जिसमें जो है जो आर्मी जो है मुस्लिम आर्मी, वो थोड़ा सा डाउट और कन्फ्यूजन में आई, तो वो पीछे की तरफ आई, तो जो खेमे थे वहाँ पे उनकी औरतें जो है हमारी क्या बाकायदा वो लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए वहाँ बैठी हुई थी। उन्होंने फौज को वापस आते हुए देखा, तो उन्होंने खेमे में से ना वो पूरे डंडे निकाल लिए और उनकी तरफ पॉइंट कर दिया कि या तो तुम हमसे मरोगे या फिर उनसे मरोगे। ये वाला पार्ट पता नहीं क्यों मेरे माइंड में स्टिक कर गया कि हमें तो ये कहा जाता है कि औरत नाजुक होती है, वहाँ पे औरतें पीछे से बैठ के पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही हैं एक फौज को, जो कि नंबर्स में भी कम है और जीते जा रही है। मेरे लिए बहुत माइंड बॉगलिंग चीज़ थी। और जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं, रूहानियत के अंदर आते हैं, तो इसी तरह इसको डिफाइन किया जाता है कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो बेसिकली सूरज की एनर्जी है, ठीक है, ये फोटॉन्स कहलाते हैं। और जो फेमिनिन एनर्जी है वो चांद की तरफ से आपके पास सबसे ज़्यादा अबंडेंटली आ रही है, जो स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है। अब ये जो स्पिरिचुअलिटी वाली एनर्जी है, ये आपकी अपने ज़मीर को, अपनी क्या कहते हैं ना, सेल्फ अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग करती है। और ये जो डे की लाइट है, ठीक है, जो जिसको फोटोनिक कहते हो, ये आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करती है। आप अगर LGTV की तरफ जा रहे हो तो वो डे लाइट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि उन्होंने अपने अंदर से ये स्पिरिचुअलिटी को मार दिया है, इसका गला घोट रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर हमने इसको एड्रेस किया, इसको कन्फ्रंट किया, अगर हमने अपनी फियर्स को फेस किया, तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। तो भाई मुझे टॉपिक बड़ा फैसिनेट करता है, वक्त को कैसे देखते हैं आप, टाइम? सर मैं वक्त को इस वक्त अब रुकता जा रहा है मेरे लिए आहिस्ता आहिस्ता। पहले बहुत तेज चल रहा था। आई थिंक जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो तो टाइम स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में हो तो आप लिटरली अपनी रियलिटी खुद कंट्रोल कर रहे हो टू अ ग्रेट एक्सटेंट, कंप्लीटली नहीं लेकिन इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। जब हम पास्ट में या फ्यूचर में चल रहे होते हैं ना, तो हम फिर वक्त के ताबे हो जाते हैं। और वक्त मेरे हिसाब से फ्लो ऑफ एनर्जी है, कि जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है तो टाइम का इल्यूजन क्रिएट होता है। आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना? जी जी सर, इसका एक बड़ा लंबा सा भी नाम है, मैं बार बार भूल जाता हूँ। अच्छा, मुझे लगता है ना कि देखें वहाँ भी वो जो एटम्स से जो भी वो ऑब्जर्वेशन पे अपने रवैया बदल रहे थे। ऑब्जर्वेशन पे रवैया ऑब्जर्व करोगे तो अपना रवैया बदल लेते हैं, अपनी चाल बदल लेते हैं, उनको पता चलता है कि हमें देखा जा रहा है, नोट किया जा रहा है। मुझे लगता है ना कि वक्त भी ऐसा है। अभी वक्त की कोई हैसियत नहीं है। हम जो प्रेजेंट है ना वो बहुत माइनर सा छोटा सा एक हिस्सा है। हम तेज से सब कुछ पास्ट होता जा रहा है ना, पास्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैं 35 साल का हूँ, 35 साल कहाँ है, कहाँ गए 35 साल? मैंने कल बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो मैं कहूँगा चल कल खाना थोड़ा सा आज लग जाए, नहीं लगेगा, दैट्स इट, गया। ऐसे ही है सर। फ्यूचर है नहीं, अभी सामने आया नहीं है, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है, पास्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता है, प्रेजेंट बहुत माइनर सा है। और इस माइनर से प्रेजेंट को हम कोशिश किया जा रहा है कि हम इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाएं कि हम वक्त को ऑब्जर्व करना छोड़ दें। अब मैं और आप बात कर रहे हैं ना, हमें घंटों का पता नहीं चलेगा कि अभी 25 मिनट बाद कैमरे को वो चेंज करना है, क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में है ना, हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो वक्त ना घोड़े पे भाग रहा है, धड़। अगर आप मैं कहते ना जंगी भाई मैं 25 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ, मैं 25 मिनट देखता रहता हूँ, मुझे लगता है कि शायद 25 मिनट नहीं, 2 घंटे हो गए। ये बहुत गुजर ही नहीं, मतलब ऑब्जर्वेशन पे। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि हर चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू करो अपने आसपास। आपके लिए दुनिया ऐसा होना शुरू हो जाएगी। आपके पास वक्त की वो जो फिसलता जा रहा है ना, अब हम जुम्मे के जुम्मे जी रहे हैं। हाँ, जुम्मे को नमाज पढ़ ले पूरा हफ्ता सही जाएगा। जुम्मा आ गया, पहली आ गई, साल यूँ साल जा रहे हैं। क्यों? इतने मसरूफ़ हो गए हैं, इतने इंगेज हो गए कि हमने ऑब्जर्वेशन करना छोड़ दी, वक्त को ऑब्जर्व करना छोड़ दिया, अपने हालात को ऑब्जर्व करना छोड़ दिया। तो हमें हर चीज़ बहुत तेज़ लगने लगी है, इसको स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। तो उसका एक ही तरीका है सर, आपको नेचर में जाना होगा। आप देखें ना, हमने सिंथेटिक इन्वायरमेंट बनाई हुई है। अभी भी हम यहाँ जहाँ बैठे हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक नहीं है आपके और मेरे अलावा। और इस कॉफ़ी के अलावा, कॉफ़ी अच्छी थी लेकिन ह्यूमन बॉडी सर ये नेचर का हिस्सा है।
हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा जो हमारे साथ स्कैम किया जा रहा है ना, वो यही कहा जा रहा है कि सिटी लाइफ इज़ बेटर देन गोइंग बैक टू, वही बात है ना कि वो बारबेरियंस हैं, उनको मारने की ज़रूरत है, उनकी वजह से गंदगी हो रही है, वो नंगे घूम रहे होते हैं, जबकि वो बारबेरियंस नहीं है, वो कम्प्लीटली इन सिंक विद नेचर है। वो जिसको हम कहते हैं ना बूढ़े बुजुर्गों का लाइफस्टाइल, वही एक्चुअल लाइफस्टाइल है जिससे आपकी बॉडी सस्टेन होती है, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। वही ना, आप किसी 50 या 60 ईयर ओल्ड को जाके पूछो डिप्रेशन के बारे में, एंग्जाइटी के बारे में, वो हंसेंगे आप पे, वो कहेंगे ये क्या होता है। आज 15 साल के बच्चे को भी हो रहा है। 15 साल के सर, मेरे छोटे बेटे को हो जाता है 2.5-3 साल का, और रोते रोते अपना सर पकड़ लेता है। मैं कहता क्या कर रहा है भाई, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ, एक चॉकलेट ही तो है। नहीं, उसके लिए वो चॉकलेट दुनिया है, वो बबली वाली वो कैडबरी होती है तो उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है, वो नहीं है तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई उसकी। सर तलत भाई, मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि गुज़श्ता दिनों ना एक बच्चा चकवाल में 15 साल का बच्चा था, उसने खुदकुशी कर ली। बहुत काबिल बच्चा, और नोट लिख के गया पूरा लंबा चौड़ा अपने वालिदैन के नाम पे कि क्यों खुदकुशी कर रहा हूँ भाई, इससे आपका कुछ मायने नहीं है। मैं ख्याल में बहुत तेज़ी से ना, अगर आप फ्लो ऑफ इन्फो बहुत तेज़ी से आपके पास आ रहा है, आपको जवाब नहीं मिल रहा है, ठहराव नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही चीज़ें, तो आपको लगता है कि यार मर के देखते हैं उस तरफ क्या है। हाँ ना, ये एक टेक्निक भी है, साइकोलॉजी में यूज़ होती है, इफ़ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। तो निहिलिज्म का भी शिकार होते जा रहे हैं बच्चे बड़े। अब सुशांत सिंह राजपूत इंडियन एक्टर था, जब वो मरा तो उसके खुदकुशी की थी उसने भी। फिर लोगों ने बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे, यार इतना सब कुछ था, पैसा था, शोहरत थी, क्या जरूरत है खुदकुशी करने की। पैसा शोहरत इंसान को नहीं चाहिए, इंसान का जो कॉन्शियस एक्टिवेट हो ना, उसको जवाब चाहिए होते हैं, क्या क्यों कैसे। वो जब क्या क्यों कैसे यहाँ नहीं मिल रहा होता है ना, तो उसे लगता है कि शायद यहाँ आँख बंद होगी ना, उस डायमेंशन में जो मेरी आँख खुलेगी वहाँ सबके जवाब हैं। तो उसके लिए उसको भी लगता है खुदकुशी करनी पड़ेगी, मुझे इस दुनिया से जाना पड़ेगा मुझे। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि वो डिप्रेशन का शिकार था, एंजाइटी था, परेशान था, नहीं। ये क्यूरियोसिटी जो होती है ना इंसान के अंदर, जानने की, ठीक जवाब देने वाले लोग ना हो, ठीक माहौल ना हो, दोस्त ना हो, सर्कल ना हो, तो हर इंसान का एक दिल में ना ख्याल घूमता है, यार यहाँ आँख बंद होगी तो खुलेगी कैसे, ट्राई करता है। स्पिरिचुअलिटी में या रूहानियत में सर जो पीक होती है, कि पीक ऑफ इंटेलिजेंस है, कि इसके बाद और कुछ है ही नहीं अचीव करने को एज अ स्किल सेट, दैट इज़ द पावर टू ऑब्जर्व। अगर आप बिना जज किए चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना, आपने गुरु, ग्रैंड मास्टर, एवतार सारे लेवल क्रॉस कर दिए। और ज़्यादातर आपको जो केसेस भी मिलते हैं वो गुरुज के या साधुज के, वो यही तो कर रहे होते हैं, अपने अंदर से जजमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनकी नीयत है डिटैच करने की, तो उनको इनलाइटमेंट मिल रही है। अगर आपकी नीयत नहीं है ना, तो सर ये एक इतना ड्रॉनी अबिस है कि आपको लगेगा कि आप, वही जो आपने बात बोली कि नथिंग मैटर्स, किसी चीज़ के कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ चेंज ही हुई जा रही है। तो देयर इज़ नथिंग विच आई कैन होल्ड ऑन टू। और वही बात सर, इंसानी दिमाग को कोई चीज़ चाहिए जिसके ऊपर वो एंकर कर सके। एंकर नहीं मिलेगा, उस सुसाइड फिर एक्चुअली बिकम्स अ सोल्यूशन। हाँ, उसके माइंड में वो सुसाइड नहीं कर रहा है, ट्रू, वो एक्चुअली मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और वही बात है, इसमें तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। ये प्रॉब्लम तो आपको जापानीज में अब काफ़ी देखने को मिल रहा है। हाँ। यूरोपियन 1 या 2 कंट्रीज हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है। जहाँ जहाँ मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो गया ना इंसान, सिर्फ उसको लगता है सिर्फ जिस्मानी ही सब कुछ है, और एक तलब तो रहती है ना, एक भूख तो रूह की रहती है, कॉन्शियस की रहती है। हाँ ना सर, रूहानियत में कहते हैं ना, रूह की सिर्फ 2 ही ज़बानें हैं, वो आपसे 2 ही चीज़ें बोलेगी। या इसको इस तरह से प्लेस कर लें कि रूह की सिर्फ 2 ही स्टेट्स होती हैं, ठीक है, या तो वो बेचैन है या फिर वो सुकून में। वो बेचैन तब है जब आप गुनाह कर रहे हो या आपका बॉडी सोल से सिंक में आउट है, और सुकून में तब है जब बॉडी और सोल सिंक में है। तो बॉडी और सोल सिंक में तब कब आएगी सर? जब आप बॉडी को अपने कंट्रोल में लाओगे। अगर आप बॉडी की सुनोगे तो रूह ने तो तपना ही है। चलो भाई, ये सारी बातें आपने की, लेकिन आज के दौर में आपको लगता है कि यार एक बहुत खौफनाक चीज़ है जो चल रही है, और जिस पे कोशिश है जो दुनिया को निज़ाम चला रहे हैं सो कॉल्ड एलीट, कि इस तरफ ध्यान ना जाए लोगों का। अब तो अल्लाह का बड़ा करम है सर, इतनी हिम्मत आ गई है कि खुल के बोलने को तैयार हूँ। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हमें कोई ब्रांड वगैरह आगे स्पॉन्सर करे। हाँ, करते भी ना, बुलाते हैं, करते नहीं। आइए, आज से 3, 4, 5 साल पहले अगर YouTube पे मैं चल जाता, मैं YouTube चलाने की सर 8 साल से कोशिश कर रहा हूँ ऐसा। और आपसे मिलने से तकरीबन 2 साल पहले मैंने गिव अप कर दिया था कि अब मैं इस पर जान नहीं डाल रहा। तो इस वक्त अगर मेरे पास कोई ब्रांड आएगा, मैं उसको बिल्कुल भी मतलब केटर नहीं करूँगा। मतलब अगर
यार इस वक्त इतना एक ड्रॉनी पॉइंट चल रहा है कि मैं बता नहीं सकता। ये जो आपने शायद ये एप्स्टीन फाइल्स का केस सुना होगा, ठीक है ना? डोनाल्ड ट्रम्प का भी नाम आया था इसमें। बिना किसी के नाम लिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ, ठीक है? 99% लोग जो आपको पावर में दिख रहे हैं ना, वो एप्स्टीन फाइल्स का हिस्सा है। 99%। वो जो 1% है उसमें या तो अब्दुल सत्तार ईदी आ जाता है या इस तरह के बहुत रेयर केसेस आ जाते हैं। हर वो शख्स जो आपको कैमरे पे दिख रहा है जिसको मेन स्ट्रीम में प्रोपेगेट किया जा रहा है, वो इस इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। और जब आप डार्क वेब पे जाते हो तो बहुत ओपनली ये चीज़ें पता लगती हैं। और मैं इससे ज़्यादा अगर डिटेल में जाऊँ ना, तो मैं लोगों से कहूँगा थोड़ा सा ना ऑब्जर्व किया करें कि जिस इंस्टीट्यूशन या जिस ब्रांड को आप अंधाधुंध फॉलो कर रहे हो, उसका जो लोगो है उसमें कौन से सिम्बल्स यूज़ हुए हैं। यस, ठीक है ना? क्योंकि एक अच्छी चीज़ होती है इसमें। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको रोल्स रॉयस की दे सकता हूँ। रोल्स रॉयस अपनी मार्केटिंग नहीं करते जी बिल्कुल ऐसा ही है। जिनको पता है ना कि उनको ये चीज़ चाहिए, वो खुद रोल्स रॉयस के पास जाते हैं। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो ना, तो उसकी दो में से एक वजह आता है। एक, आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है जो लोगों को नहीं पता, या दो, आप एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो ताकि आपकी एक ऑडियंस क्रिएट हो। अब ये दोनों केसेस में आपको मार्केटिंग की ज़रूरत है। अगर आपके पास जेन्युइन तरीके से किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना सर, तो गारंटीड लोग आपके पास खुद ब खुद आएंगे। आप एक बंदे के साथ बात करोगे, आपको पे प्रोडक्ट बेचने की जरूरत भी नहीं है सर। आप वो एज अ सर्विस या फिर एज अ सैंपल 2 या 3 लोगों को दोगे, लोग खुद आएंगे आपको फंड करेंगे। ट्रू। इस चीज़ को बंद करना है। ये चीज़ क्यों होना शुरू हो गई है? मेनली क्रिप्टो की वजह से होना शुरू हो गई है। क्रिप्टो भी पीछे से अगर आप इसकी हिस्ट्री निकालें तो ये बिटकॉइन पहला अटेम्प्ट नहीं है। इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा अटेम्प्ट किया गया क्रिप्टो करेंसी बनाने का, लेकिन वो रेगुलेशन में नहीं आई। वो है ना, क्या कहते हैं, फ्लो में नहीं आई कि सिस्टम में मूव करे, क्योंकि लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आ रही थी। BTC भी जो उठा है वो इसलिए उठा है ना क्योंकि एक एनोनिमस बंदे ने लॉन्च किया। अभी तक नहीं पता कि वो कौन है, अलेजिडली। ठीक है, अगर आप 2+2=4 करेंगे आपको मिल जाएगा वो कौन है। और ये जो क्रिप्टो का सिस्टम है ये ओरिजिनली डिज़ाइन किया गया था क्योंकि अब इस वक्त इकोनॉमी को इन्होंने शिफ्ट करना है पेपरलेस सिस्टम पे, ताकि चीज़ों को कैलकुलेट करना और वो है ना कंट्रोल करना आसान हो जाए। थोड़ा सा ये कंट्रोल के बाहर गया है 2019 में, 2020 में। आप अगर गूगल पे ही लिखे होगे उस वक्त BTC का क्या रेट चल रहा था, आप जाके चेक कर सकते हो। जैसी ही ये पूरा कोविड का अटैक आया है, ये पूरी चीज़ 360 घूमी है सर। इस वक्त US खुद कह रहा है कि हम क्रिप्टो के रिजर्व्स बनाएंगे। इतना बड़ा यूटर्न तो मतलब हमारे वो क्या कहते हैं हाँ, वो ख्याल में भी नहीं था। यहाँ पे भी किसी ने नहीं मारा जितने बड़े बड़े वो यूटर्न मार रहे हैं। तो लोगों को थोड़ा सा ना कॉमन सेंस के साथ चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। ठीक है ना, उन्होंने एक सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है जिसके जरिए आहिस्ता 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 वो लोगों को मारना शुरू कर देंगे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। क्योंकि आप कोविड के अगर विक्टिम्स की लिस्ट उठा के देखो, मेजॉरिटी या तो बच्चे हैं या फिर रिटायर्ड लोग हैं। हाँ, 50+, 60+ है। इसका आपको पाकिस्तान में उतना इम्पैक्ट नहीं मिला। अगर आप US उठा के देखो ना, तो जो लोग वेलफेयर पे थे उनका बड़ा सिस्टमैटिकली सफाया किया गया है, और ये अभी ऑन है, ये अभी चल रहा है। अब सीन ये है सर कि सोशल मीडिया को अब इन्होंने रेगुलेट करना है, एक पॉइंट पे लेके आना है कि एक ही स्क्रीन हो जिससे सबके पास इंफॉर्मेशन जा रही हो। अभी सोशल मीडिया रेगुलेटेड नहीं है, अभी वो जंगली मार्केट बना हुआ है। और वो उन्होंने इसीलिए जंगली मार्केट बनाया हुआ है कि लोगों की रियलिटी जितनी ज़्यादा हो सके, उनके माइंड में क्या चल रहा है पहले हमें पता लगे, ताकि हम उसके हिसाब से उन्हें। और बहुत इफेक्टिवली इस वक्त हो रहा है सर। अगर आप न्यूज़ उठा के देखो तो इतने बड़े बड़े पंगे शुरू हो गए हैं कि लोग घबराए हुए हैं। मतलब यूक्रेन की वॉर को फॉलो कर रहे हैं, इंडिया की वॉर को फॉलो कर रहे हैं। अभी कतर में जो हुआ ये कोई छोटी हरकत नहीं है, लेकिन वही है ना, इसको हम अगर आर्मी की नज़र से देखें तो फ्लैंकिंग हो रही है कि इतना बड़ा एक्सक्यूज़, इतना बड़ा एक इशू, इतने सारे नाम अचानक से एक्सपोज होने लगे थे कि ना सिर्फ LA में आग लग गई, बल्कि अब दुनिया भर में छोटे छोटे पॉकेट्स में जंगें शुरू होना शुरू हो गई हैं जिनकी कोई सेंस नहीं बनती है। तवज्जो वहाँ से हट जाए, मतलब इलॉजिकल जंगें हैं। आप जितनी भी उठा के देख लो। फाइल्स की बात की ना, तो जब इसको इस वक्त फुल जान लगा के ना दबाने की कोशिश की जा रही है। ये अभी रियल टाइम में चल रहा है। वो एप्स्टीन फाइल्स अभी खत्म नहीं हुई हैं, PDD वाला केस अभी खत्म नहीं हुआ। नाराजगी हो गई थी डोनाल्ड ट्रम्प की और इलॉन मस्क की, तो इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प बताया इसका नाम एप्स्टीन फाइल में क्यों था। ब्लैकमेल करने लग गया था डोनाल्ड ट्रम्प को वो, फिर उनका पैचअप एंड ऑल दैट। पर इससे मुझे एक बात वो याद आ गई कि 1947-48 में पाकिस्तान हमेशा से इसराइल के अगेंस्ट सबसे पहली दीवार पाकिस्तान रहा है। जब ये पूरा वहाँ पे सर्वे वगैरह होता है ना एक रियासत का क़याम करने के लिए, तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब ने, शाह फैसल थे ग़ालिबन उस टाइम, एक पूरी कैंपेन लॉन्च की
कि इसराइल की रियासत यहाँ पे कायम नहीं होनी चाहिए। नंबर्स भी थे सारे, वोटिंग के पूरे नंबर्स थे पाकिस्तान और हमारे ग्रुप्स के पास कि भाई सब जो है ना पे वोट लगाएंगे कि रियासत तस्लीम नहीं होनी चाहिए। जैसे ही वो सेशन शुरू हुआ कुछ देर बाद अब्रप्टली उसको एडजर्न कर दिया गया भाई कि ये अगले सेशन पे होगा, अगले दिन पे होगा। अगले दिन थैंक्स गिविंग आ गया, उसका ऑफ था, वो सेशन नहीं हुआ। उससे जब अगले दिन हुआ तो 2 दिन पहले जो अक्सरियत थी वो अकलियत में बदल गया। यूं पलटी खाई लोगों ने। जो सफ़ीर थे कुछ वहाँ पे जो मंदूब मौजूद थे दीगर ममालिक के, वो रोते हुए बता रहे थे कि हमारा गवर्नमेंट से हुक्म आया कि हमने नो पे जो है येस पे वोट करना है कि बननी चाहिए। क्या ऐसे राज थे कि 1-2 दिन के अंदर अंदर वो सब पलटी मार गए। तो हमारी एलीट नंगी हो जाती है ना, खासतौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्री की होती है ना, ये इतनी जल्दी नंगी हो जाती है कि फिर ये ब्लैकमेल होना शुरू हो जाते हैं, लोग मैनिपुलेट होना शुरू हो जाते हैं। मैनिपुलेट तो तब सर ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आप उसको मैनिपुलेट समझ रहे हो, लेकिन ग्रीड जो होती है ना सर, भूख जिसे आप कहते हो, ये एक ऐसा नशा है कि इसके सामने ड्रग्स पैसा वैसा ये कुछ मैटर नहीं करता। ये पावर, मतलब आपको ग्रीड और पावर का नशा लग गया। टॉम हैंक्स से बड़ा सुपरस्टार कौन होगा हॉलीवुड का? डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन कौन होगा? बाराक ओबामा। कितने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनके नाम है एप्स्टीन फाइल्स में कि उस आइलैंड जाते थे। स्टीफन हॉकिंग, जो आपका स्टीफन हॉकिंग नाम है ना उसका, जो मौजूदा साइंटिस्ट, स्टीफन हॉकिंग, हाँ, उसका क्या काम था वहाँ पे जाने का? मैं आपको एक पुराना रेफरेंस देना चाहूँगा। हमारे बड़े सगीर की जो हिस्ट्री है ना सर, इसमें एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है जिसको कहते हैं बैल्कन्स टू बंगाल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एज अ बीमारी, ठीक है ना। और ये जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे उसमें एक पूरी एलीट एग्जिस्ट करती थी जो बाल्कन्स से लेके बंगाल तक थी। मतलब यूं समझ ले कि मुंह पे ये 5 वक्त के नमाजी हैं और पीछे बैठ के शराब पी रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मौका मिल रहा है इस बारे में बात करने का, वरना ये मेरे पास कोई है नहीं डिस्कस करने को। बेगम को क्या जाके बताऊं, सर आपका भाई है 24/7 सर। नहीं, अगर पब्लिक भी खुद से रिसर्च करना और किताबें उठा के पढ़ना शुरू कर देगी तो आई डोंट थिंक उसके अलावा उन्हें और कुछ करने की जरूरत है। अगर आपका माइंड एक दफ़ा चलना शुरू हो गया ना, विद इन टाइम, मतलब मिनिमम 3 दिन लगते हैं उसका इफेक्ट आपको दिखने में। और एक दफ़ा आपको थोड़ा सा इफेक्ट मिल जाए ना तो फिर आपके अंदर खुद ही मोटिवेशन आती है कि नहीं यार, जो मैं कर रहा हूँ काम कर रहा है, और सोचना चाहिए, और रिसर्च करनी चाहिए, और चीज़ों को घुस घुस के समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी हिस्ट्री में ये बैल्कन्स टू बंगाल कॉन्सेप्ट है जो कि एप्स्टीन फाइल से बड़ा मैच करता है इन बिहेवियर। क्योंकि बैल्कन्स टू बंगाल जितनी भी एलीट थे ना, उनको बेसिकली ब्रिटिश जो है ना फिर पावर देते थे, सपोर्ट करते थे। आप अगर पाकिस्तान का भी स्ट्रक्चर उठा के देख लो तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम यही है कि जब पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त जो फैमिलीज थी जिनकी लॉयल्टीज थी ब्रिटिश के साथ, वही फिर आगे से लैंडलॉर्ड्स बने हैं और वही अभी तक मेजॉरिटी पार्लियामेंट को चला रहे हैं, ऐसा ही, ठीक है ना। और उनका जो वोट बैंक है ना, वो इस तरह का सीन है कि वो अपने गांव में या मोहल्ले में जाके बोलेंगे कि इसको वोट डालना है, वो बंदा आगे से ये नहीं पूछेगा क्यों, थर्ड करके वोट डालेंगे। वहाँ अभी भी वही जिरगा सिस्टम है, वो मेजॉरिटी पाकिस्तान ऐसी ही ऑपरेट कर रहा है। और ये इसकी जो बेस डाली थी बैल्कन्स टू बंगाल के टाइम पे डाली थी कि जो एलीट्स थे, जो कि जिनकी अंग्रेज़ों से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन रही थी, उनको उठा के ऊपर लाया गया, उनको ज़बरदस्ती लैंड दिया गया, उनको ज़बरदस्ती रिसोर्सेज दी गई, उनको नवाब बनाया गया, उनको चौधरी बनाया गया। मैं खुद चौधरी हूँ तो मैं चौधरी हूँ का तो खुल के बता सकता हूँ। सर मेरे जो परदादा थे वो भी ब्रिटिश आर्मी में थे, वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे वो लड़ रहे थे और उनको घुड़सवारी के दौरान जो है गोली लगी थी। तो इस पूरे प्रोसेस की वजह से अंग्रेज़ों ने उनको अवार्ड के तौर पे अच्छी खासी ज़मीन दी थी। मतलब मेरे परदादा ने वो सारी जो है ना फिर लोगों में बांट दी। वो एक छोटा सा ये इलाका है सियालकोट के पास, ये खरोटा डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। तो खरोटा जो है अंग्रेज़ों ने मेरे परदादा को गिफ्ट किया था। उन्होंने फैमिली में बांट दिया, जितने रिश्तेदार थे उन्हें फिर आगे से बेच के वो फिर अब वो छोटा होते होते हमारे पास एक छोटी सी हवेली रह गई है जिसके साथ एक मस्जिद जुड़ी हुई है। वो 2 हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। अब अगर मेरे परदादा ने ये नहीं किया होता तो इस वक्त मैं भी पार्लियामेंट में या सेनेट में बैठे होते, चौधरी मदर साहब से मिलना मुश्किल होता। लेकिन मेरी अपनी कोई विल पावर नहीं होती, मैं फिर वो खानदान की लेगेसी लेके चल रहा होता, वो परंपरा कह लें आप, जो भी कह लें। अब ये इस तरह से ये सिस्टम डिजाइंड है सर। तलत भाई पिछले कुछ 10-15 सालों में ना पाकिस्तान की टॉप की एलीट से लेकर ग्राउंड तक, फौजी हों, सियासी हों, पीरी मुरीदी वाले हों, आलिम हों, इन तमाम लोगों को ना ऊपर से लेकर नीचे तक जान चुका हूँ, मिल चुका हूँ, बैठ चुका हूँ, महफिलों में खाने खा चुका हूँ, गपशप लगा चुका हूँ। सर ये एक है, हाँ ना। चाहे वो कोई जज है एलीट क्लास का, जर्नैल है, आलिम है, पीर है या सियासतदान है। सर मुझे
बड़ी हैरत होती है, हंसी भी होती है जब लोग इनके हक के लिए नारे मारते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, करते हैं। मैंने कहा यार कितने बेवकूफ़ लोग हैं यार ये, बट नहीं बताना। आप बताएंगे आप ज़रा गालियाँ खाएंगे। सर इनकी बातें एक है, इनकी रिश्तेदारियाँ एक हैं, इनकी सोच एक है, आवाम को देखने का इनका नज़रिया एक है। लाख बोलते रहे फलाना अवामी दोस्त है, फलाना ये है। सर आपको आइडिया ही नहीं है, आप लोग इनके साथ रह के तो देखें, ये जल्लाद और सफाक है, इनका खाना पीना, इनकी बातें, डिस्कशन, हम अवाम उसमें शामिल ही नहीं है। जिस तरह अभी हम कुछ देर पहले बैठे बात कर रहे थे ना कि भाई उस फलाने की रियलिटी और हमारी रियलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी जो से बेसिक नीड्स हैं लाइफ में, हाँ वो हमारी अयाशी है। हाँ ना। और हमारी जो बेसिक नीड है उसको लगता है कि ये तो चीज़ एग्जिस्ट नहीं, ये क्या मसला हो सकता है किसी को, ये कैसे मसला हो सकता है? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे 3 वक्त का खाना ना मिले? एग्जैक्टली ऐसा कैसे हो सकता है कि जहांगीर तुम इन ड्राइव करा के आए हो तो तुम्हारे घर की गाड़ियां खराब थी क्या? गाड़ी नहीं, गाड़ियां खराब थी क्या? क्योंकि उस एक खास हस्ती की नज़र में 2 गाड़ियां तो हर बंदे के घर में होती हैं। ऐसा कौन होगा जिसके पास 2 गाड़ियां नहीं होंगी? मतलब एक बैकअप तो होना जरूरी है। और सर मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर का बेटा हूँ, तो मैंने ये देखा है लाइव कि 2 गाड़ियां गवर्नमेंट नंबर प्लेट हाँ, की, वो तो लाज़मी क्योंकि होती है। डायरेक्टर टेलीफोन थे वालिद साहब, तो उनके बैकअप के लिए वो बैटमैन, वो ड्राइवर हर वक्त स्टैंड बाय पे खड़े रहते थे। वो जो पूरी अय्याशी होती है ना वडेरे की, वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर को मिलती है। ये मतलब मैं खुद इसका गवाह हूँ। मेरे वालिद साहब ने शादी बहुत देर से की थी, उन्होंने 55 साल की उम्र में शादी की थी। तो मैंने उनकी वो जो होते ना क्रीम जो प्राइम टाइम होता है 2 या 3 साल ही देखा, फिर उनकी रिटायरमेंट देखी। उन्होंने कोई हराम कमाया हुआ नहीं था तो हमारी बहुत सिंपल सी लाइफ गुजरी उसके बाद। लेकिन वो जो एक्सपोजर मिला ना मुझे अपने वालिद साहब से कि बेटा जिस तरह से पाकिस्तान बना है तुम नहीं सोच सकते। सर मैं अभी क्या बताऊँ आपको कि एक पीर साहब के साथ मीटिंग हुई हमारी, बैठे थे गपशप कर रहे थे। बहुत बड़े पीर हैं सिंध के, ठीक बहुत है। बड़े पीर, और वो साथ उनके माशाल्लाह दोशीज़ाएँ भी बैठी हुई हैं हाँ जो उनकी हाँ, फ़ैन हैं और वो आती हैं मिलने के लिए, ट्रिप कर रहे हैं कि सफारी के लिए कब चलना है अफ्रीका, तो शिकार के भी शौकीन हैं। तो ये वही है ना सर, बैल्कन्स टू बंगाल वाले लोग हैं सर ये, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, यहाँ पे शलवार कमीज पहन के बैठे हुए हैं, इसी तरह अंदर से सर- ये पूरे गोरे हैं। वो सर सईद अहमद खान ने जो कहा था ना कि दिखने में अंग्रेज हो अंदर से मुसलमान हो, ये उल्टा हुआ है ये बिल्कुल रिवर्स है। इसी तरह फार्म हाउसेस में मीटिंग्स हुई हैं, बड़े बड़े नामवर पॉलिटिशियंस, रिटायर्ड जनरल, रिटायर्ड जजेस एक ही महफिल में बैठे हुए हैं, शराब शबाब सब कुछ चल रहा है, गपशप चल रही है, बाजी चल रही है, बाहर लोग उनके नाम पे लड़ रहे हैं, अंदर जो है बिजनेस पार्टनर्स हैं एंड ऑल ये दैट। सर उस पॉइंट पे है कि अगर आप किसी टॉक शो में देखोगे ना कि 2 कोई बहुत ही एलीट पॉलिटिशियंस हैं जो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, वो शो खत्म होगा, रात में आपको जिमखाना में मिलेंगे चिल मार रहे हो। हाँ, तो ये वो एक गिलास elite चढ़का रहे होंगे जो रूल कर रही है ना, ये बेसिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है बुरे तरीके से। इसलिए मैंने ये नाम लिया आपके लिए, बैल्कन्स टू बंगाल कॉम्प्लेक्स, ठीक है? क्योंकि ये अगर आप एप्स्टीन फाइल्स को देख रहे हो ना, या फिर आप इल्यूमिनाटी को देख रहे हो, तो वो तो आप यूएस में देख रहे हो, ये सिस्टम यहाँ भी है और ये यहीं के लोकल खानदान हैं जो कम से कम 250 या 300 साल नहीं, मिनिमम 1000 साल से ये हरकतें कर रहे हैं। ये वही खानदान है जो कि मुगलों की बैक पे खड़े हुए थे, ये वही खानदान है जो नवाबों की बैक पे खड़े हुए थे। जैसे ही ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने सर एक बड़ी अजीब हरकत की थी जब ये यहाँ पे आए थे। ये मुझे बहुत रिसेंटली पता चला रिसर्च से। इन्होंने आके जो हिंदू सिस्टम था ना, कास्ट सिस्टम, इन्होंने उसको रीस्टार्ट किया था। मुसलमानों की वजह से, मुगलों की वजह से ये सिस्टम ख़त्म हो गया था। क्योंकि जो आपका वो इसको सिंपल करके कैसे बताऊं सर, हिंदुओं के सिस्टम के अंदर, कास्ट सिस्टम के अंदर ये इनग्रेन्ड है कि जितनी गोरी चमड़ी होगी ना उतना वो ब्राह्मण से ज़्यादा करीब है। मतलब ब्राह्मण जो है वो गोरा, खूबसूरत, हेल्दी होना ज़रूरी है। गोरों को डेटा मिला, उन्होंने कहा भाई यार हिंदुओं को वापस पावर में लेके आओ। वो जो आरएसएस की सारी बुनियाद डली हुई, वो यहीं से तो हरकतें करना शुरू हुए। उन्होंने पूरी एक इलीट, वो कहते हैं ना स्टेट विद इन अ स्टेट बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ा जो कि उनके साथ लॉयल हैं, और ये आज तक चल रहा है सर। वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि मतलब एक नेशनैलिटी होनी चाहिए, उसको उन्होंने करप्ट कर दिया। सर इन्होंने एक मार्शल रेस का कॉन्सेप्ट लाए थे, मास्टर रेस, मार्शल रेस, मार्शल रेस, ये अच्छी टर्म यूज की है, ये मुझे सुने में टाइम हो गया। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ मखसूस कौमें होती थी, जो ऊंची कौमें होती थी, चाहे मुसलमानों में हो चाहे हिंदुओं में हो, सिर्फ वहीं से भर्ती करते थे फौजी। छोटी कौम से फौजी भर्ती नहीं करते थे, इसलिए इनको मार्शल रेस का वो इन्होंने जैसे मार्शल रेस है, इन्हीं से हमने फौजी भर्ती करना है, इसी ऑफिसर भर्ती करना है, इन्हीं से हमने डील करना है। क्योंकि इनके अंदर बाय बर्थ या एक डीएनए में एक क्वालिटी होती है लीडरशिप की,
छोटी जात वाले हैं, वो नहीं भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, इनमें है। ये लोग आवाम को इकट्ठा कर सकते हैं हमारे खिलाफ, इन्हीं को जो है नेट पे लेके आ जाओ। अब यही काबू हो जाएंगे तो वो तो ऐसी सबमिसिव कौम है, वो तो उठने का, रिवॉल्ट करने का उनका कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। और नहीं देख कितने मुट्ठी भर फौजी आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, कितने फौजी आए थे, मुट्ठी भर, हमारे ही जरिए हमें कंट्रोल किया उन्होंने बेसिकली। ठीक यही कॉन्सेप्ट आजकल की हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में, हर किस्म के एक्सपेरिमेंट में चल रहा है कि थोड़े से लोगों से, काम के लोगों से बाकी तमाम को मैनिपुलेट करवाया जाए। ये गेम चल रहा है। अब ये गेम सर पीक पकड़ेगा। हाँ, अब अगर हम एजेंडा 2030 और इन सारी चीज़ों को फॉलो करें तो हाय इनके ऊपर ना जो एजेंडा 2030 है ये पीछे से आ रहा जो है, ये इन्हीं से आ रहा है, फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी से ही आ रहा है। और इन्होंने 3 जंगें जो हैं डिस्कस करके, डॉक्यूमेंट करके अपने डॉक्ट्राइन्स में डाली हुई हैं। मैं एग्जैक्ट किताब का नाम नहीं लूँगा, वो किताब शेयर करने लायक नहीं है, लेकिन उसमें 2 बहुत हाई लेवल ग्रैंड मास्टर्स ने डिस्कस किया था कि पहली जंग अजीम में हम क्या करेंगे, दूसरी जंग अजीम में हम क्या करेंगे, और तीसरी जंग अजीम में हम क्या करेंगे कंप्लीट सेटनिज्म को दुनिया में स्टैब्लिश करने के लिए, कि कंप्लीट एथियज्म हो। आखिरी जो 3rd जंग जो अभी होना बाकी है उसके लिए ऑलरेडी इन्होंने डॉक्ट्राइन में डाला हुआ है कि ये मुसलमानों और यहूदियों के बीच में होगी। और इन दोनों की जंग हमने क्यों करानी है ये भी बताया हुआ है, क्योंकि यहूदी का जो फैमिली स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जो उनका कम्युनिटी सिस्टम है वो ऑलमोस्ट फ्लॉलेस है। वो इतना स्ट्रांग है कि अगर 5-6 यहूदी भी कहीं मिलके बैठ जाए, वो साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर अंदर ना वहाँ पे जड़ों में घुस जाएंगे। तो इनको काटना बहुत ज़रूरी है, इनकी मज़हब को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़े हैं उनको हमें गलत प्रूफ करना है। और मुसलमानों को क्यों करना है? क्योंकि ये मेजॉरिटी में है। मुसलमानों के अंदर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि तुम काले हो या गोरे हो, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, अब तुम सेम लेवल पे आ गए। हाँ। इन दोनों को अगर हमने लड़ा दिया तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और फिर रिलीजन की कोई जगह दुनिया में नहीं बचेगी। अभी आप देख रहे हो ऑलमोस्ट इस चीज़ का स्टेज सेट होता जा रहा है। World War I और World War II के बारे में जो इन्होंने चीज़ें लिखी थी, आप यकीन करें एग्जैक्ट वैसे जो है ना प्ले आउट हुई है। और ये कोई 16th-17th सेंचुरी में इन्होंने सारी डॉक्यूमेंटेशन डाली थी। ये इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगी, ये अभी डार्क वेब पर ही है, या फिर अगर आप किसी अच्छे मेसन वगैरह को जानते हो तो वहाँ से आपको ये डेटा मिल जाएगा। मैं आपके साथ प्राइवेटली शेयर कर लूँगा, प्लीज़ उनको आगे कहीं शेयर ना कीजिएगा। और इस वक्त जिस तरह से आपको फ़िरका वारियत इस्लाम में होती हुई दिख रही है ना सर, वो इसी चीज़ की प्रेपरेशन हो रही है कि ये इस पॉइंट पे आ जाए, एक दूसरे से लड़ते 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 इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि वो जुड़ने के लिए कहें कि हम सबका दुश्मन एक ही है, और वो कौन है? वो यहूदी साजिश है, और उस पर अटैक करो। सर आपस की बात है, आप खुद देखते हो इसराइल में ज़्यादातर जो आपको ज्यूज दिखते हैं, वो अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखो जेनेटिकली, फैमिली वाइज, वो यहूदी तो है ही नहीं सर। वो मोस्टली तो यूरोपियंस हैं। मतलब इतनी घोड़ी चमड़े वाली यहूदी कहाँ से आ गए? एग्जैक्टली। यहूदी तो मतलब मेरी स्किन के और आपकी स्किन के। हाँ, इस रीजन के सब की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसी थे, तो ये सुर्ख स्किन थी उनकी। वो सुर्ख ये कहा जाता है ना कि इतनी साफ स्किन थी कि ब्राउनिश और रेडिशनेस का मिक्सचर थी उनकी स्किन थी बेसिकली। सर फुरकान कुरैशी की 1-2 वीडियोस देखी थी तो उसमें भी ये डॉक्यूमेंटेशन में मिला था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, जब उनको दुनिया में उतारा गया था तो तकरीबन 55 फीट का उनका कद था और उनकी भी डार्क स्किन थी। ये वहाँ से भी मेरे लिए डबल चेक हुआ। तो ये गोरी चमड़ी का पंगा कहाँ से शुरू हुआ है? ये तो मतलब एक अलग ही ब्रीड है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर गोरी चमड़ी वाला इंसान बुरा होता है। मेरा बेटा अच्छा खासा गोरा है मेरे से, आप भी माशाल्लाह फेयर स्किन के हैं। लेकिन करें जी सर मैं जिस फेयर स्किन की बात कर रहा हूँ ना, वो फेयर स्किन है जिनको ये नहीं पता कि उनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। Exactly. कि उनका वो फैमिली का स्ट्रक्चर तोड़ दिया गया है कि मैक्सिमम उनको ये पता है उनका बाप कौन था या दादा कौन था, वो लिनिएज कहाँ से आ रही है उनको नहीं मालूम। ये वो लोग हैं जिनको ब्रेन वॉश कर करके मेजॉरिटी जो है, जिनको इसराइल में प्लांट किया जा रहा है, और फिर उनकी जो नेक्स्ट नस्ल आ रही है उनको फौरन ड्राफ्ट किया जा रहा है और भेजा जा रहा है जंग लड़ने के लिए। तलबी मुझे यहूदियत का तो मुझे लगता है ना कि जब उन्हें लेके गया था, क्या नाम था उसका, बख्त नसर उन्हें लेके गया था, बेबीलोन लेके गया था कैदी बनाकर। हाँ, वहाँ से जब वो वापस आए, जुल्करनैन के बारे में कहा जाता है या साइरस द ग्रेट के बारे में कहा जाता है कि वो उन्होंने आज़ादी दिलवाई थी, और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की क़यादत में वो लोग वापस आए थे अपने इलाके में। मुझे लगता है कि वो जो पीरियड उन्होंने बेबीलोन में गुजारा है ना वहाँ पे, और उसके साथ जो मिस्र की हर्मेटिक वैल्यूज़ की उनके साथ जो आमेजिश हुई है,
यहूदियत तभी से ख़त्म होना शुरू हो गई थी। असल यहूदियत बड़ी खूबसूरत थी, अल्लाह पाक का लाडली कौम रहे, तो किसी वजह से ही रहे होंगे, पैगंबर आए यहाँ पे इतने सारे। उसके बाद ही इन्होंने वो हरकतें शुरू की कि जब इन्होंने अपने नबियों को कत्ल करना शहीद करना शुरू किया, उनके खिलाफ जाना शुरू हुए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहूदियत ख़त्म हो चुकी है। एक जो जिसे यहूदियत कहा जाता है, जो उसका एक एसेंस था, वो तो बहुत पहले मर चुका है। ये यहूदी थे जो सैकड़ों साल पहले मदीना में आके बैठ गए थे कि आखिरी नबी आएगा तो हम उनकी इबादत करेंगे, उन पर ईमान लाएंगे। हाँ ना, मतलब वो तो मानने वाले लोग थे, जानने वाले लोग थे। ये जो नई ब्रीड आई है, इनको तो यहूदी कहना ही मेरे ख्याल में यहूदियत की तौहीन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हो ही नहीं सकते। ये वही हैं जो बेबीलोन और अपना मिस्र से मुतासिर होकर वापस अपने कनान वाले मज़हब में चले गए कि बाल को पूछते हैं। अब 30-40 हज़ार बच्चा मार दिया आपने फ़लस्तीन में, ये सर ये रिचुअल है, ये जंग नहीं है। जो सब मशरिक़ वस्ता में हो रही है ना, एक रिचुअल अदा की जा रही है। वो जो शैतान था, डीमन था, जिसे बाल कहते हैं, उसका नाम लेने से भी वो एक्टिवेट हो जाता है आपकी लाइफ में। उसको बच्चों की कुर्बानी चाहिए होती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन, जिसने कोई सिन नहीं किया हुआ, उसको कुर्बान किया जाए उसके कदमों में आके। उससे वो आपको क्या देगा? रिचुअल, वो रिचुअल है ना, उससे हाँ। आपको क्या मिलेगी? आपको लॉन्जेविटी मिलेगी, आपका लाइफ स्पैन एक्सटेंड होगा। सॉरी, अब एक बार मैंने भी खांसना था। इसके ऊपर सर एक बड़ी प्यारी कंस्पिरेसी है। प्यारी वर्ड मुझे नहीं यूज़ करना चाहिए वैसे, लेकिन ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंस्पिरेसीज है, जो आपको बताती है कि हमेशा 2 तरह के सैक्रिफाइसेस किए जाते थे। एक तो वर्जन हो, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, वर्जन हो, और दूसरा एडोलेसेंस बच्चा हो। और ये सैक्रिफाइस के दौरान मेक श्योर करते थे कि बच्चा डरा हुआ हो, ठीक है, उसको डराया हुआ, चिखाया हुआ जा रहा हो। फिर से वही कहूँगा, इसको प्यारी कंस्पिरेसी नहीं बोलना चाहिए, ये एक बड़ा खौफनाक एक रियलिटी है। आपको ज़्यादातर जो केसेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ या फिर बच्चे गायब हो रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। इसके पीछे जो कंस्पिरेसी है वो यही है कि एक छोटा बच्चा होता है ना, जब तक उसने प्यूबर्टी हिट नहीं की है, उसकी बॉडी बहुत स्पीड से ग्रो हो रही होती है, ठीक है। आपकी बॉडी में स्टेम सेल्स, एक बच्चे की बॉडी में स्टेम सेल्स बन रहे होते हैं, और स्टेम सेल की खासियत ये है, वो समझ लें कि यूनिवर्सल ब्लॉक ऑफ क्रिएशन है। स्टेम सेल आप बॉडी में जहाँ भी जाके लगाओगे वहाँ का सेल बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने वो स्टेम सेल हार्ट में लगा दिया, हार्ट को रिपेयर कर देगा। आपने लिवर में डाल दिया, लिवर को रिपेयर कर देगा। तो ये जो डार्कर रिचुअल्स हैं, इसकी जो बायो इलेक्ट्रिक फील्ड में हैकिंग वाला जो एस्पेक्ट है वो ये है कि आप एक छोटे बच्चे में से एडिनोक्रोम निकाल रहे हो, ये स्टेम सेल्स निकाल। ये मैंने बड़ा नाम सुना है एडिनोक्रोम का, इस केमिकल का, आपने पहले भी जिक्र किया था इसका। ये अब हाँ, अब बोलते हुए डर नहीं लगता, क्योंकि ये ऑलरेडी मेन स्ट्रीम में आना शुरू हो गया। टिकटॉक पे भी अब इस बारे में लोग काफ़ी खुल के बात कर रहे हैं। तो ये समझ लें कि एडिनोक्रोम एक, जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है ना, वैसे एडिनोक्रोम है। वो इतना ज़्यादा प्योर उसके अंदर स्टेम सेल्स हैं कि कहते हैं कि ये जो सेटन वर्शिपर्स होते हैं, ये जिंदा बच्चे में से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और वही खड़े खड़े पीते हैं। और अपेरेंटली इसको पीते ही फ़ौरन आपके सामने एक गॉड आ जाएगा, जिससे आप जो भी चीज़ मांगोगे आपको ग्रांट हो जाएगी। गॉड से मतलब एक डीमन आ जाएगा। जो इसकी कुछ केमिस्ट्री की ऐसी किताबें हैं जो कि फॉरबिडन है, ठीक है। उनमें जो केमिकल फार्मूलाज और रिसर्च लिखी हुई है वो अलाउड नहीं है कि आप पब्लिक में एक्सपोज करें। मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को समझूंगा कि इस तरह की किताब मुझे एक दफ़ा मिल गई थी। उस किताब के अंदर लिटरली 4000 ऐसे केमिकल्स लिखे हुए थे जो कि इसमें पूरी दुनिया में बनाना इलीगल है, बैंड है। मतलब ये साइकेडेलिक्स और ड्रग्स बहुत छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। वो ह्यूमन सेल रीजनरेशन, इस तरह की चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। उसके अंदर जो है वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट प्राइज चीज़ जो है वो एडिनोक्रोम है। और एडिनोक्रोम मतलब एक बंदा मर गया तो उसकी बॉडी में स्टेम सेल्स बनना बंद हो जाते हैं, वो आप एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं रहे हो। तो वो जितने आपको वैम्पायर के लेजेंड्स दिख रहे हैं या किसी की सोल सक की जा रही है, वो सारे मेटाफोरिकल स्टोरीज हैं इस रियलिटी को छुपाने के लिए। वो हैंसेल एंड ग्रेटल की कहानी आपने सुनी होगी, जर्मन्स ने डाली हुई है। फिर ये हो रहा है सर। इसका मतलब है इसीलिए कहते हैं कि जो सेलिब्रिटी सौदा करते हैं शैतान के साथ अपनी सोल का, वो जवान रहते हैं, क्योंकि उनको इस रिचुअल का पार्ट बनना पड़ता है। ये चीज़ें उनको मिलती रहती हैं, और जैसे ही वो इससे हटते हैं, इस चीज़ से रुकते हैं, तो अचानक से लगता है आपको, यार ये तो इतना जवान था, ये 1 महीने के अंदर से क्या हो गया, इतना बूढ़ा क्यों हो गया है। हाँ मैंने आरियाना ग्रांडे के अभी देखी मैंने एक पिक्चर, वो बिल्कुल बेहतरीन थी, अभी वो अजीब सी हुई, मरने वाली हुई है बिल्कुल।
एलिस डिजेनरेस क्या नाम है उसका, वो जो होस्ट थी। तो सर आप डील विद द डेविल कर रहे हो, वो एक हद तक होती है ना, उसके बाद खत्म हो जाती है। इसके लिए अंदर बहुत सारे मशहूर लोग हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, ज़्यादातर वेस्ट के ही हैं, जिन्होंने बाद में आगे खुला ये एक्सेप्ट भी किया ऑन कैमरा कि हाँ हमने डील विद द डेविल की थी। इसमें ज़्यादातर आपको अफ्रीकन अमेरिकन में ज़्यादातर आपको ब्लूज़ के सिंगर मिलेंगे। एक गोरा भी है बहुत मशहूर, बॉब डिलन के नाम से, वीडियो आपकी उसकी मिल जाएगी, वो ऑन कैमरा क्लियरली बोलता है कि मैंने डील की थी ताकि मैं मशहूर हो जाऊँ, और बॉब डिलन अपने वक्त में बहुत मशहूर रहा है सर। मैंने एक वीडियो बनाई थी बफोमेथ पे, इसी चैनल पे, जी जी। और उसमें ट्रेविस स्कॉट का जिक्र किया था कि उसका जो एक कॉन्सर्ट हुआ था सन 2021 में, जिसमें बंदे मर रहे थे, और उसका पूरा थीम ही ये था कि इस दुनिया से जैसे ही आप जाओगे तो एक नया डिवाइन वे आपके लिए खुला हुआ है। और ऐसा था कि जैसे आप एक शैतान के मुंह में जा रहे हो और दूसरी तरफ से निकल रहे हो आप एक मुख्तलिफ इंसान बन के। और वही सब रिचुअल्स हो रही थी उस कॉन्सर्ट के अंदर, कि लाशें उसके सामने से जा रही हैं और वो गाया जा रहा है। जैसे कनान में होता था ना कि जब बाल बच्चे की कुर्बानी मांगता था तो उस बाल के पेट में आग लगाई जाती थी, वहाँ बच्चा फेंका जाता था, और जब बच्चे की चीखें उठती थी तो और जोर से ढोल बजाए जाते थे, ड्रम बजाए जाते, लोग नाचते थे। तो वही चीज़ क्रिएट की जा रही थी उस कॉन्सर्ट के अंदर कि लाशें हो रही हैं, उन्हें गाया जा रहा है, वो बच रहा है। जो बच्चे हैं उसमें जिनके इंटरव्यू हुए हैं उस कॉन्सर्ट के, उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे बस क़यामत आ चुकी है, हम इस वक्त जहन्नुम के अंदर खड़े हुए हैं। वो एक पूरा ऑरा क्रिएट हुआ था। वो इसको कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एनर्जी हार्वेस्टिंग इवेंट होता है। लिटरली ऐसे ही है। ये आपने जो आखिरी वर्ड यूज़ किया ना, ये गेम है। ह्यूमन बॉडी सर दो सूरतों में बहुत हाई लेवल्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इतनी ज़्यादा एनर्जी कि आप रियलिटी मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर वो आप ग्रुप्स में कर रहे हो, ठीक है ना। एक एक्सट्रीम एक्सटेसी में और एक एक्सट्रीम फियर में। जब आप हद से ज़्यादा खुश हो, आपकी बॉडी में इतने हार्मोन्स और केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं कि उस वक्त आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर लो ना, वो मैनिफेस्ट हो ही रहेगा। और यही सेम अप्लाई होता है जब आप डरे हुए होते हो, क्योंकि आपके ब्रेन को फियर और एक्सटेसी में टेक्निकली सिर्फ एक लेबल का फर्क है सर। केबल जो केमिकल बॉडी में रिलीज हो रहे हैं ना, वो प्रीटी मच सेम ही है। क्योंकि आपके ब्रेन को क्या लग रहा है जब आप फियर में हो कि आपके सामने एक सिचुएशन आ गई जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आपको फ्लड कर देगा केमिकल से, एड्रेनलिन देगा, कोर्टिसोल देगा, जो उसके सेंसेस के हिसाब से आएगा कि भाई इसका सोल्यूशन निकाल, इस सिचुएशन से निकलो। और एक्सटेसी में भी यही हो रहा है सर कि आपने पहली दफ़ा इतना ज़्यादा पीस या अचीवमेंट फील किया है कि ब्रेन को समझ नहीं आ रहा, वो आपको केमिकल फ्लड किए जा रहा है कि यार इसको फिगर आउट करके ये दोबारा करना है। फियर में क्या करना है कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए, एक्सटेसी में क्या करना है कि ये दोबारा करना है। केमिकल एक तरह के रिलीज हो रहे हैं। केमिकल सेम है सर। आप अगर आप हिसाब से पियो तो पानी है, अगर आप ज़्यादा पी लो तो पानी भी आपके लिए पॉइजनिंग कर देता है। अब ये एनर्जी हार्वेस्ट की जाती है, और ये अभी से नहीं हो रही है, ये आबिल और काबिल के ज़माने से हो रही है, क्योंकि यही वो एनर्जी है जब ये इंसान में से निकल जाती है तो इंसान का रूह से कनेक्शन टूट जाता है। वो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा आप मेडिटेट कर लो तो आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो आ जाती है। वो भी यही हो रहा है ना, आपने एक्सटेसी का एक ऐसा पॉइंट हिट कर लिया कि अब आपको इंसान जो है कीड़े मकोड़े लग रहे हैं। और इसका उल्टा भी ट्रू है कि आपने इतना ज़्यादा ज़िंदगी में अचीव कर लिया है, मटीरियलिस्टिकली आपने अपने आप को इतना भर लिया है कि आप दूसरे बंदे को देख रहे हो कि उसके पास ऐसा मोबाइल नहीं है, उसके पास एक कपड़े नहीं है, तो वो आपके लेवल का नहीं है, वो आपसे हल्की चीज़ है। और ये एनर्जी सर हार्वेस्ट, तो यहाँ पे अगर आप कंस्पिरेसी थ्योरीज में घुसते हो तो फिर वो एलियन एंटिटीज़ हैं, वो अनुनाकी है और अजीब अजीब ग्रेज हैं जो कि आपको आके हार्वेस्ट कर रहे हैं। बट सर वेरी ऑनेस्टली मुझे तो ये सारा का सारा वो लगता है एक तरह का कवर है, फसाड है। सोचे ना, अगर अमेरिका के अंदर एक यूएफओ दिखती है, ठीक है, और गवर्नमेंट कहती है कि ये यूएफओ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो आवाम को कंट्रोल करना आसान है। लेकिन अगर अमेरिकन गवर्नमेंट कहती है कि ये जो चीज़ गुजर रही है ये रशिया का स्पाई बलून है या फिर पाकिस्तान का कोई ड्रोन है, वो तो वाट लग गई उनकी सर, उनकी रेप्यूटेशन का, इज्जत का, सबका कचूमड़ हो गया। तो ये भी एक तरीका है ना। आप अगर इस वक्त यूएस को देखो तो यूएस और चाइना प्रीटी मच टेक्नोलॉजी में नेक और नेक आ चुका है। ऐसा ही। और अभी इनका जो चाइना का पूरा एयर शो हुआ था, वेपन शो हुआ था सर, जो परेड हुई थी इनकी भी पिछले दिनों की, इन्होंने मेरे हिसाब से जो है ना अच्छा खासा अल्टीमेटम दे दिया है कि हम हार्प और डार्पा की टेक्नोलॉजी छीन चुके हैं आपसे, हमारे पास उसके रिजर्व्स हैं। चाइना आई थिंक इसीलिए अभी भी जो है ना नेक और नेक ही चल रहा है, क्योंकि अमेरिकन इक्विपमेंट की लाइफ ज़्यादा होती है, लाइफ स्पैन उसका बहुत हार्डकोर है सर। चाइनीज़ चीज़ का लाइफ स्पैन अभी कम है। हमने पहले भी बात की थी, खैर वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, कि अमेरिका अपनी पावर खो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी भी हमने अमेरिकन पावर का 20 to 30% भी नहीं देखा है। असल वो क्या चीज़ है, असल कौन से हथियार है उसके पास। हमने B2 बॉम्बर अभी देखा पिछले दिनों, जो ईरान पे हमला करने के लिए आया था। सर वो 35-40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है।
हाँ ना। और आज की क्या टेक्नोलॉजी बना रहे हैं सर वो हमें पता ही नहीं है। वो जो बेच रहे हैं वो अलग चीज़ है, जो उनके अपने लिए रखी हुई है उसका हमें नहीं पता। अमेरिका हमेशा एक सुपर पावर के तौर पर रहेगा। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में आप राज सोने से नहीं करते, आप स्टील से करते हो। यानी माल दौलत से आप ऊपर नहीं आते, आप हथियार से ऊपर आते हो। हथियार से जिसके पास हथियार अच्छा है, जो जंग करना जानता है, उसकी दुनिया में एक वैल्यू रहेगी। हाँ, कम हो रही है वैल्यू। चाइना और रशिया बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहे हैं। और अब आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, 1 घंटा पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस डील की है कि पाकिस्तान पे अटैक सऊदीया पे अटैक समझा जाएगा, सऊदीया पे अटैक पाकिस्तान पे अटैक समझा जाएगा। बेसिकली सऊदीया ने अपनी जो डिफेंस की जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान को दे दी है अमेरिका से लेके। अच्छा, ये मेरी नॉलेज में नहीं था। कि वो इसलिए कि अभी इसराइल ने जब अटैक किया कतर पे, ओके। तो कतर की डिफेंस डील यूएसए के साथ थी, यूएसए नहीं बचाने आया। तो एक रियलिटी चेक मिल गया अरब स्टेट्स को कि अगर इसराइल ने हम पे हमला किया तो हम जो अरबों डॉलर दे रहे हैं अमेरिका को अपनी हिफाजत के लिए, अमेरिका में बचाने नहीं आएगा। तो ये बैक टू बेसिक वाला सीन है। दूसरी जानब इसराइल को भी पता है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पा रहा है जहाँ पे अमेरिका सोल सुपर पावर नहीं रहेगा, चाइना रशिया भी आ रहे हैं। तो इनके पूरा अनाउंस्ड होने से पहले या यूरोप से बिल्कुल कट जाने से पहले, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जब यूक्रेन के साथ अमेरिका नहीं खड़ा हुआ ना हथियार लेके, तो यूरोप भी समझ गया कि भाई अगर रशिया ने हम पे हमला किया तो अमेरिका हमारे साथ भी नहीं खड़ा होगा। ये नतीजा देख रहे हैं हम यूक्रेन के साथ जो हो रहा है कि अमेरिका के कहने पे यूक्रेन ने अपने एटॉमिक हथियार जो है वो हैंड ओवर कर दिए थे और आज अमेरिका के साथ नहीं खड़ा हुआ है। तो अब यूरोप भी टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना नरम रवैया रख रहा है। अब इससे पहले कि अमेरिका की बिल्कुल ही वैल्यू बराबर की हो जाए रशिया चाइना के साथ, इसराइल अपना ग्रेटर इसराइल वाला प्रोजेक्ट तेज कर रहा है। इसीलिए वो फ़लस्तीन पे हमला करने से बाज नहीं आ रहा कि भाई वैनिश कर दो सारा का सारा, कब्जा कर लो, इससे पहले कि बड़े अब्बू जो हैं वो अपनी ताकत खो दें। वर्ल्ड वॉर 3 सर, वही ना, जो अगर आप ये इल्यूमिनाटी का फ्रीमेसन्स के पुराने डॉक्ट्राइन्स निकालो तो नहीं, ये सारा क्लियरली डॉक्यूमेंट किया हुआ है। और यही मज़े की बात है, आई गेस ये मेरे जैसे बंदे के हाथ इसीलिए लगी क्योंकि उन्होंने उस प्लान को इतना परफेक्टली अब एग्जीक्यूट कर दिया कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्रॉस्ड है। ट्रू। मतलब आप और मेरे जैसे अगर 1000 या लाख बंदा भी जमा हो जाए तो हम दुनिया की अरबों की आबादी को कंट्रोल या मैनिपुलेट या उस मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते सर। ज़्यादा से ज़्यादा हम दुआ ही कर सकते हैं कि हम जो वीडियोस बना रहे हैं उससे कुछ लोगों तक ये नॉलेज पहुंच जाए ताकि वो एटलीस्ट अपने घर को सिक्योर कर लें। क्योंकि ये अटैक कहाँ हो रहा है, ये डायरेक्ट आपके फैमिली स्ट्रक्चर पे हो रहा है। आपका फैमिली स्ट्रक्चर अगर टूट गया तो फिर ये डार्पा हार ये स्पेक्ट्रम वॉरफेयर सारा आप पे काम करेगा, वरना थोड़ी करेगा। सर वो जो था ना कि दज्जाल की से जंग कैसे लड़ी जाए, क्या किया जाए, तो हदीस इसमें कहा गया कि भाई कि आप अपने माल मवेशी लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाओ, यानी कि इंडिविजुअल बेस पे जंग लड़ो उसके साथ। जितनी भी हम वीडियोस बनाते हैं, जो चीज़ करते हैं, मैं चाहे मैं डेमोनोलॉजी पे बनाऊं या इस तरह की चीज़ों में बनाऊं, तो उसमें मैं यही चीज़ आप भी प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई अपने आप को सेव कर लो पहले। खुद सेफ नहीं, दूसरे को कैसे बचाओगे? करने पे लगे हुए हैं। जहाज में जब बैठे होते हैं, जब वो थोड़ा सा उस पर टर्बुलेंस आती है तो एयर होस्टेस पहले ही कह देती है दूसरों की मदद करने से पहले अपनी मदद करें, पहले अपने आपको ऑक्सीजन का मास्क लगाएं, उसके बाद किसी दूसरे को लगाएं कि आप ठीक हो गए तो किसी की मदद कर पाओगे। ठीक इसी तरह ये फितनों से लड़ने के लिए पहले आपको अपने घर को, अपनी ज़ात को खुद ठीक करना पड़ेगा। वो हमेशा हमारा ये मसला भी, हम सबको ठीक करने लगे रहते हैं, खुद उसी चीज़ में डूबे रहते हैं। बट इंडिविजुअल पे ये हर बंदे की इंडिविजुअल लड़ाई है। जब तक इंडिविजुअली स्ट्रांग नहीं होगे, कलेक्टिवली मुकाबला कर ही नहीं सकोगे, क्योंकि वो आपको इंडिविजुअली हर तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, डेटा के जरिए, एल्गोरिथम्स के जरिए, विजुअल्स के जरिए, साउंड्स फ्रीक्वेंसी के जरिए। दर्जनों प्रोजेक्ट मैं पढ़ चुका हूँ, फ्रीक्वेंसी के जरिए, ELF एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी के जरिए इंसान के दिमाग को कंट्रोल किया जाए। बहुत इजी है सर, इतना मुश्किल नहीं है। अगर समझा जाए तो इजी है, ना समझा जाए तो फिर कैसे बचा जाए। इसमें मेन वेपन इनका यही है कि आपको पता नहीं है कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। तभी आपको लग रहा है कि शायद आज का दिन बुरा चल रहा है, शायद आज धूप बहुत है इसलिए मैं डाउन फील कर रहा हूँ, बट आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं आपके सर के ऊपर से बिजली की तारें गुजर रही हैं, आपके हर जगह पे EMF जनरेटर और ये टावर लगे हुए हैं, वो आप पे रेगुलर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। सर गालबन गॉडफादर का डायलॉग था मूवी का, बड़ा बेहतरीन डायलॉग था, शायद ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है, मुझे अब ठीक से याद नहीं आ रहा, कि जो आप वो कहे कि अब तक की जो बेहतरीन ट्रिक शैतान ने प्ले की ना इंसान के अगेंस्ट, वो इंसान को बावर करवाया कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता। और जितनी भी मैंने डिमोनोलॉजी की किताबें पढ़ी हैं, जो एग्जॉर्सिस्ट हैं उनको देखा है, उनसे बात की, सब कुछ की है। एक बहुत मशहूर केस था एग्जॉर्सिज्म का, उस पर एक मूवी बनी हुई है, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली, पता नहीं इस तरह, एमिली रोज। ओके, हाँ। वो खातून ऐसी थी जिसके ऊपर 7 डीमंस और उसके लीजियंस थे। वो चाहती थी कि मुझ पे आए
और फिर तक दुनिया देखे, जब मेरा इलाज हो, उस पर तहकीकात हो, मर गई बेचारी माल न्यूट्रिशन से, खाना नहीं खाने दे रहे थे उसको, भूख से मर गई वो। तो एक जो प्रीस्ट था जो एग्जॉर्सिज्म में शरीक था, वो कह रहा मेरा पहली दफ़ा सैटन से सामना हुआ कि हर जिन अपना नाम बता रहा था आके। जब उसकी बारी आई ना, उसका पूछा कि तुम कौन हो, उसने कहा मैं हूँ, इट इज़। उसने कहा समझ गया कि ये सैटन है। शैतान अपना नाम कभी नहीं लेता। हर जिन जो किसी शख्स पे आया होता है ना, ताकतवर जिन हो कुछ हो, वो खुद को शैतान कहता है, इब्लीस, मैं ही क्रिएटर हूँ। जो भी खुद को इब्लीस कहता है, शैतान कहता है, वो शैतान इब्लीस नहीं होता। इब्लीस या शैतान अपना नाम नहीं लेता कभी भी। उसका असल गेम ही ये है कि मेरा नाम ना लिया जाए, मैं छुप पर्दे के पीछे छुपा रहा हूँ। यही उसका सारा गेम है और यही लड़ रहा है पर्दे के पीछे से, और हम शिकार हुए जा रहे हैं। और हम तस्लीम करने से इनकार हैं कि इस तरह की कुछ एग्जिस्ट भी करती है। हम ये मानते हैं कि रोशनी है तो अंधेरा भी है। हर चीज़ की ड्युअलिटी पे हम मानते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि अगर नेकी को हुक्म देने वाला कोई है तो बुराई को चलाने वाला, उसको फैलाने वाला भी कोई तो है। ये सारा गेम है बस। 2-3 और ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं आपके साथ परस्यू करना चाहूँगा, क्योंकि वही बात है, अभी तक हमने जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उस पर बात की है कि जो डार्कर सोसाइटीज़ हैं, इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है ना सर। इसमें फिर औलिया कराम आ जाते हैं। अगर आप क्रिश्चियनिटी को देखो तो सेंट्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। आप हिंदुइज्म में देखो तो उनमें क्या कहते हैं, अवतार का कॉन्सेप्ट है। ये गुरुज और योगीज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वो लोग हैं जो कि सीकर्स हैं, इनके पास नॉलेज नहीं है। एक स्क्रिप्चर्स के जरिए, यही स्क्रिप्चर्स जिनके अंदर करप्शन की गई है, इन्हीं के अंदर हिंट्स मौजूद हैं कि ऐसे भी लोग इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। सर इस पे मैं डेविड हॉकिंस को कोट करूंगा। डेविड हॉकिंस ने इसकी पूरी कैलकुलेशन निकाल के दी है कि रफली अगर सिर्फ एक बंदा जो कि 400-500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, 400-500 फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि वो मोहब्बत प्रैक्टिस कर रहा है, कि उसका जो है ना थोड़ा ओपन माइंड है और वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा। वो सिर्फ सुबह उठता है, जाता है, अपनी जॉब करता है, घर वापस आ जाता है, लेकिन वो पूरा दिन वो फ्रीक्वेंसी, वो माइंडसेट मेंटेन करता है। तो वो एक बंदा 7.5 लाख लोग जो कि 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से नीचे है, उनकी प्रेजेंस को बैलेंस आउट कर रहा है। क्या बात है। और ये एक ऐसा बंदा बोल रहा है जो एथियस्ट था, फिर वो एग्नोस्टिक हुआ है और एंड में वो बस ये कह के गया है कि अल्लाह तुम्हारे अंदर ही है। उसने अल्लाह वर्ड यूज़ नहीं किया क्योंकि उसने कुरान पे इतनी रिसर्च नहीं की। वो वेस्ट का बंदा था तो उस पर ज़्यादा रिसर्च की। और मैं इसकी बुक बार बार इसलिए कोट भी करता हूँ लोगों को। वही मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, सर आपने 1-2 दफ़ा मेरे हाथ में भी देखी होगी जी। उसने एंड में जाके यही एग्जैक्ट चीज़ कोट की कि अगर आपको 1000 हर्ट्ज हिट करना है, ठीक है, जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस कहलाती है कि आप अपनी ट्रू सेल्फ के साथ आ गए, तो उसके लिए आपको हर चीज़ से डिटैच होना है। हर चीज़ से, अपने नाम से भी डिटैच हो जाओ, साउंड से भी डिटैच हो जाओ, बस बैठ जाओ। चलो भाई, हमने ये दूसरा पार्ट आज किया। हमने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात की, दुनिया में जो चल रहा है उसकी बात की, पावर गेम्स की बात की हमने। इसके अलावा जो एंड में आपने जो नोट किया है ना, पॉजिटिव साइड ऑफ दीज थिंग्स, कि वो कुव्वत है जो इस निज़ाम को बैलेंस, क्योंकि दुनिया जो है ना एक बैलेंस का नाम है। अरे बिल्कुल है। इसको जो बैलेंस करने की कोशिशें कर रही हैं रूहानी तौर पे, स्पिरिचुअली तौर पे। अगली एपिसोड इंशाल्लाह हम उस पर करते हैं। क्या ख्याल है आपका? मैंने एक टर्म छेड़ी थी पिछली वाली एपिसोड में, मसाया कॉम्प्लेक्स। मैंने इसलिए आज की इस कॉन्वर्सेशन में उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वही फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी, इसका एक्चुअल में कनेक्शन है क्या। बिकॉज जब आपकी स्पिरिचुअलिटी कंटेंट से आ रही है, ठीक है, आपकी इन्वायरमेंट से आ रही है, तो फिर आप में मसाया कॉम्प्लेक्स, ADHD, इस तरह के डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं। लेकिन अगर आपका फैमिली स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है ना सर, तो वही मसाया कॉम्प्लेक्स या वही ADHD आपकी स्पिरिचुअल सुपर पावर बन जाता है, सिर्फ इन्वायरमेंट की वजह से। इसी पे मैं यहाँ पे रुकूंगा। फिर ये अगले के लिए इसी नोट पे आज के सेशन का अख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं हम आपको अपनी बात समझा पाए होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो तलत मजहर चौधरी साहब का चैनल भी वहाँ पे लिंक्ड होगा। बहुत मज़े की सीरीज़ करते हैं ये, सोल पे, साउंड पे, फ्रीक्वेंसी पे। लाजमी इनको सब्सक्राइब कीजिएगा, मज़ा आएगा आपको। तलत मजहर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने मुझे टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड जल्दी शूट करेंगे, तो आज जो 2 बहुत हैवी हो गई हैं तो मुझे लगता है कि हफ्ता 1.5 हफ्ता ऑडियंस को इसमें एंगेज किया जाएगा इंशाल्लाह। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।